गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का चैप्टर थर्ड का फंडामेंटल पार्ट्स हमने कंप्लीट करा दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स या फंडामेंटल्स ऑफ आईएस, जिसमें हार्डवेयर था, सॉफ्टवेयर था, नेटवर्क था, डेटा और पीपल था, ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक वैसे ही अब हमारे पास एक नया चैप्टर आया है आप लोगों के लिए, जो उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और वो चैप्टर है ई कॉमर्स का। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ईआईएस सब्जेक्ट बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो एक तो जो अभी हमने आपको बताया दैट वाज प्रैक्टिकल, अब उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर हमारे पास और आ गया है, और वो चैप्टर हमारा है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, देखो ई कॉमर्स चैप्टर जो है, ये एक ऐसा चैप्टर है कि इस चैप्टर के बारे में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इस चैप्टर को नहीं जानता हूँ, मतलब इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को नहीं जानता हूँ। मोर और लेस जितने भी लोग हैं, सभी लोग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को डे टू डे लाइफ में यूज करते होंगे। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डेटाबेस के बारे में तो हो सकता है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में आप स्कूल लाइफ में नहीं पढ़े होंगे, तो बहुत सारे बच्चे कह देंगे कि हम नहीं जानते हैं। लेकिन इसके बारे में आप नहीं कह सकते, ये तो चाहे कोई आईटी का जानकार हो या ना हो। घर में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आईटी का एबीसीडी नहीं आता, वो भी ई कॉमर्स में खरीदारी करता है, ई कॉमर्स के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करता है, और ये सारे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मेन मकसद हमारा ई कॉमर्स को पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के कंट्रोल का ऑडिट करता है। तो हमारा मेन कंसर्न जो होगा इस चैप्टर से, वो ये समझना होगा कि जो टेक्नोलॉजीज़ यूज हो रहे हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, उस टेक्नोलॉजीज़ के कारण क्या क्या रिस्क अकर्ड होता है, और जो भी रिस्क अकर्ड होते हैं उस रिस्क को एवॉइड करने के लिए कंपनी के पास क्या क्या कंट्रोल होने चाहिए। तो बेसिकली आज हम लोगों को, मतलब आज नहीं, मतलब इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को ई कॉमर्स तो समझना ही है कि ई कॉमर्स का ट्रांजैक्शन कैसे होता है, पर उससे भी ज़्यादा है कि ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शन से ज़्यादा हमें इसके अंदर रिस्क को और कंट्रोल को बहुत बारीक से समझना है। क्योंकि जब हम किसी ई कॉमर्स कंपनी का ऑडिट करेंगे तो वही रिस्क और कंट्रोल का नॉलेज हमें काम देगा, और अगर वो हमारे पास नॉलेज ना हो तो मुझे लगता है कि ई कॉमर्स वाले कंपनी का ऑडिट करना आपके लिए बेईमानी होगा, आप अच्छे से ऑडिट नहीं कर पाओगे। है मैं क्लियर? तो आओ देखते हैं ई कॉमर्स के कॉन्सेप्ट को। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप लोग घर में इसको यूज करते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए होगा। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है आपको अभी तक के स्टडी में, नॉट ओनली ईआईएस की बात कर रहा हूँ, और भी सब्जेक्ट आप ऐड कर दो, इतना इंटरेस्टिंग आपको कोई पेपर नहीं लगा होगा जितना आपको ये टॉपिक लगेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए कि ई कॉमर्स क्या होता है, व्हाट इज़ ई कॉमर्स, तो जब हमसे पूछा जाएगा कि ई कॉमर्स क्या होता है, तो अनडाउटेबली हमारा जवाब होगा कि ई कॉमर्स जो होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। क्या बोला हमने? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। अब बाइंग, हम बाई करेंगे तो कोई ना कोई सेल करेगा, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में गुड्स और सर्विस को हम परचेज करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली इज़ नॉन एज ई कॉमर्स। अगर हम बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स, उसे भी हम ई कॉमर्स कहते हैं, राइट? देखिए हमारे पास कुछ यहाँ पर इमेजेज है। ई कॉमर्स में अगर आप देखें दोस्तों, तो यहाँ पर कस्टमर्स हैं,
कस्टमर्स ई कॉमर्स साइट का यूज करता है, इसका मतलब कस्टमर किसी शॉप नहीं जाएगा। कस्टमर खरीदारी के लिए अपने घर से कहीं नहीं जाएगा। जिस लोकेशन पे कस्टमर्स होगा उसी लोकेशन से ऑर्डर प्लेस करेगा। बस उसके पास या तो मोबाइल होनी चाहिए या उसके पास लैपटॉप होनी चाहिए। बहुत लोग इस बात को लेके भी कन्फ्यूज़न में होता है कि अगर हम मोबाइल से ख़रीदारी करते हैं तो एम कॉमर्स होता है और लैपटॉप से ख़रीदारी करते हैं तो ई कॉमर्स होता है। ये गलत है, ये गलत है। मोबाइल से ख़रीदारी दोनों मोड में हो सकता है, ई कॉमर्स में भी हो सकता है, एम कॉमर्स में भी हो सकता है। कैसे, आओ समझते हैं इसको। अगर हम मोबाइल से अमेज़ॉन का वेबसाइट ओपन कर लें, वेबसाइट को ओपन करें, फिर ख़रीदारी करें, तो इसे हम कहेंगे ई कॉमर्स। यूज़ तो हमने मोबाइल ही किया, बट ये ई कॉमर्स हुआ। अगर उस मोबाइल में हम अमेज़ॉन का ऐप को डाउनलोड कर लें और ऐप से ख़रीदारी करें, दैट इज़ नॉन एज एम कॉमर्स। अब देखो कितना सिंपल है, बट मुझे पक्का विश्वास है कि अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता कि व्हाट इज़ मोबाइल कॉमर्स, तो दोस्तों आप याद करो, आप भी शायद यही लिखते कि मोबाइल के थ्रू अगर कोई कॉमर्स होता है तो उसे हम मोबाइल कॉमर्स कहेंगे। तो आजकल मैंने देखा है जो भी बच्चे होते हैं उनको बस केवल दिखना चाहिए, वो मतलब लिंक निकालते हैं। कैसे? अब जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि अगर हमसे कहा जाए ई कॉमर्स या हमसे कहा जाए एम कॉमर्स का कई बार फुल फॉर्म दे देता है। फुल फॉर्म का मतलब, एम का मतलब है मोबाइल कॉमर्स और ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। बहुत लोग तो दोनों में सेम डेफिनेशन लिख देता है, जबकि नहीं लिखना चाहिए। दोनों अलग है। ई कॉमर्स अलग है, एम कॉमर्स अलग है। मतलब अगर हम किसी कंपनी के वेबसाइट का इस्तेमाल करें, वेबसाइट को आप लोग वेबसाइट नहीं कहेंगे, आगे से वेबसाइट को हम वेब सर्वर्स बोलेंगे। वेबसाइट्स को आप वेब सर्वर्स बोलोगे, अच्छा वर्ड होगा वेब सर्वर्स। और अगर हम मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें, अगर हम कंपनी के मोबाइल ऐप से ख़रीदारी करें तो उसको हम कहते हैं एम कॉमर्स। तो एम कॉमर्स और ई कॉमर्स में कितना सिंपल डेफिनेशन हुआ, आप समझ गए। बट आप अपने आप से पूछो दोस्तों कि आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता, लेटेस्ट से आप कुछ भी पढ़ के नहीं जाते और आपसे पूछा जाता मोबाइल कॉमर्स क्या होता है, तो आपके माइंड में क्या क्लिक करता कि मोबाइल से जो ख़रीदारी होगी वो मोबाइल कॉमर्स होगा। बट आपके सामने है, ऐसा नहीं है। मोबाइल से ख़रीदारी ई कॉमर्स में भी हो सकता है। जब हम गूगल क्रोम का इस्तेमाल करें मोबाइल में और उस कंपनी के साइट को क्लिक करें और फिर परचेज करें, दैट विल बी ई कॉमर्स, वो ई कॉमर्स होगा। तो ये ई कॉमर्स और एम कॉमर्स है। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंस है जो हम लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा, जो हम लोग यहाँ पर करेंगे। ओके, आइए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों बुक से। देखो पहले तो थोड़ा सा समरी देख लो क्या क्या हमें करना होगा इस चैप्टर में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ई कॉमर्स और एम कॉमर्स। ई कॉमर्स के कंपोनेंट, ई कॉमर्स का आर्किटेक्चर, ई कॉमर्स के प्रोसेस फ्लो डायग्राम, ई कॉमर्स में रिस्क एंड कंट्रोल, ई कॉमर्स के लॉज एंड रेगुलेशंस। यहाँ तक ई कॉमर्स है। इसके बाद एक दूसरा पार्ट इस चैप्टर में शुरू होगा। दूसरा पार्ट, जैसे आपको याद होगा चैप्टर 3 में हमने फंडामेंटल किया, एक दूसरा पार्ट मेजर पार्ट था, दैट वाज कंट्रोल। मैंने अभी स्किप कर दिया उस पार्ट को, स्किप कर दिया कंट्रोल को। मैंने कहा है कि कंट्रोल को हम सबसे लास्ट में करेंगे। अब देखो यहाँ
एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, वर्चुअलाइजेशन है, ग्रिड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, मोबाइल कंप्यूटिंग है, ग्रीन आईटी है, BYOD है, वेब 3.0 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मशीन लर्निंग है। ये सारा टॉपिक आपका एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है। एमर्जिंग का क्या मतलब होता है दोस्तों? एमर्जिंग मतलब होता है डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज। मतलब ये जो टेक्नोलॉजीज आप देख रहे हो, ये टेक्नोलॉजीज अभी डेवलपिंग है। मतलब आज के डेट में यही टेक्नोलॉजी चल रहा है। ये टेक्नोलॉजीज अभी ग्रोथ के फेज में है। डे बाय डे इस टेक्नोलॉजीज में ग्रोथ हो रहा है। सो ये ग्रोथ के फेज में ये टेक्नोलॉजीज। ओके, अब देखो, सबसे पहला टॉपिक ई कॉमर्स का है। क्या लिखा? सेल परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इज द ई कॉमर्स। कितना सिंपल डेफिनेशन है। दिस कुड इंक्लूड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, सेल परचेज के लिए टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स, इन द फॉर्म ऑफ डेस्कटॉप, इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस। देखिए, राइट, इसके फॉर्म्स में आप यूज करते हैं किसका? टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजीज का मतलब टेक्नोलॉजीज में कंप्यूटर का यूज होगा, डेस्कटॉप का यूज होगा और मोबाइल एप्लीकेशन का यूज होगा। अब कई लोग कहेंगे कि डेस्कटॉप में और कंप्यूटर्स में क्या डिफरेंस है? डेस्कटॉप में और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है? डेस्कटॉप जो हम अपने घर में यूज करते हैं, पर कंप्यूटर्स वर्ड जो है ना बहुत वाइड रेंज के लिए यूज होता है। इसमें लैपटॉप भी आ जाएंगे, इसमें टैबलेट भी आ जाएगा, है कि नहीं? इसमें आपका सुपर कंप्यूटर भी आ जाएगा, मिनी कंप्यूटर भी आ जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर भी आ जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी आ जाएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स हैं, तो ये सारे कंप्यूटर्स आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, the greatest change due to technology innovation in the last 5 years has been the way users perform their daily course or activities of life. E-commerce and its related technologies are unquestionably the current leading edge business and finance delivery system. अब दोस्तों देखो, अगर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका कोई हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। द एक्सपेंशन इन द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द डिलीवरी ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज to the hands of customers has made the vision, the dream, the fantasy of conducting business electronically anywhere in the global community a reality. E-commerce no longer just concept, it's a market force to be reckoned with as more and more organizations launch internet, that is www homepage and intranets to disseminate companies product or information, expand their customer base. Countless yet unnamed companies are just beginning to investigate these alternatives. These companies are realizing that business via the internet is inevitable. अब दोस्तों देखो, ये पार्ट भी हमें लग रहा है कि हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर हमारे काम का क्या है? ये पार्ट हमारे काम का है यहाँ से लेके यहाँ तक कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स। मतलब अब अगर हम एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढें यहाँ पर, तो प्लीज़ मेक अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन इज व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स क्या होता है? अभी ई कॉमर्स, बाद में फिर हम लोग एम कॉमर्स पे आएंगे। अभी पहले ई कॉमर्स। तो जब हम कहते हैं ई कॉमर्स, तो देखो एक तो पार्ट हम यहाँ से उठा लेंगे डेफिनेशन का, सेल और परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इज द ई कॉमर्स। हम ये भी कह सकते हैं देयर इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, डेस्कटॉप में मोबाइल etc इन द ई कॉमर्स। तो एक पैराग्राफ हमने ये उठा लिया
और उसके साथ इस पैराग्राफ को हम अटैच कर देंगे। क्या है, अब देखो, ई कॉमर्स इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। देखो आ गया, यही हमने बोला था आपको, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। इट रेफर्स टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो ऊपर भी था यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो मेरे ख्याल से ऊपर वाला जो सेंटेंस होगा वो अब इररिलेवेंट हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि वहाँ भी यही लाइन था, सेल और परचेज को ही बिजनेस कहते हैं। तो डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली वहाँ था इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो बात तो बराबर हो गया। खैर, आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, अच्छा ही होगा। मतलब ऊपर वाला लाइन, टेक्नोलॉजी एनहांस द प्रोसेसिंग ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन, इससे कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स का प्रोसेसिंग एनहांस होता है बिटवीन किसके किसके बीच में, कंपनी, इट्स कस्टमर्स एंड इट्स बिजनेस पार्टनर्स। देखिए 3 पार्टीज बना दिया, 3 पार्टीज। हर बिजनेस में 3 पार्टीज जरूर होता है, एक तो कस्टमर्स होते हैं, एक कंपनीज होते हैं, और एक उसके बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, बिजनेस पार्टनर्स। जैसे मैं आपको इस तीनों के बारे में कुछ समझाना चाहूँगा। ये देखो, यहाँ जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये डायग्राम, इसमें कस्टमर्स है, ये ई कॉमर्स कंपनीज है। जैसे हम यहाँ पर मान लो, यहाँ पर हम रख दे फ्लिपकार्ट को, तो ये ई कॉमर्स कंपनीज हो गया, ठीक है जी। अब ये देखो, बैंक पेमेंट के लिए आया, तो ये हो गया पार्टनर्स, अदर बिजनेस पार्टनर्स, तो ये अदर पार्टीज में या थर्ड पार्टीज में रख दो इसको। उतना ही नहीं, अब आ जाइए, जो शिपिंग होगा वो फ्लिपकार्ट का अपना नहीं होगा, तो शिपिंग वाले कंपनीज अलग होंगे, वो डिफरेंट कंपनीज होगा, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी। अब देखिए वेयर हाउस, वेयर हाउस भी अपना नहीं होगा, कहीं और होगा, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी। तो देखो कितने सारे थर्ड पार्टी हो गए, कितने सारे थर्ड पार्टी हो गए। तो बिजनेस में हमेशा 3 पार्टीज होता है, एक फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी, बायर सेलर, बायर सेलर फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी हुआ, बाकी सब कुछ सब आप डाल दो थर्ड पार्टीज में। तो यही चीज़ तो यहाँ लिखा हुआ है कि इससे प्रोसेसिंग जो होता है वो एनहांस हो जाता है, प्रोसेसिंग एनहांस हो जाता है। देखो क्या लिखा, इट रेफर्स टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज होगा टू एनहांस द प्रोसेसिंग ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन, जिससे कमर्शियल ट्रांजेक्शन एनहांस हो जाता है बिटवीन किसके किसके बीच में, तो कंपनी, कस्टमर्स एंड इट्स बिजनेस पार्टनर्स, और जो उसके बिजनेस पार्टनर्स हैं, वेयर हाउस वाले हैं, बैंक्स हैं, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, हार्डवेयर प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, तो ये सब उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं या चैनल पार्टनर्स हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑटोमेशन, अब दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, ऑटोमेशन। इट इन्वॉल्व्स ऑटोमेशन ऑफ वेराइटी ऑफ बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन थ्रू रिलायबल एंड सिक्योर कनेक्शंस, थ्रू रिलायबल एंड सिक्योर कनेक्शंस। अब इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है। जैसे जब आप फ्लिपकार्ट से परचेज करते हैं तो पेमेंट आता है, पेमेंट आता है। जब हम पेमेंट में जाते हैं तो डू यू थिंक कि पेमेंट वाला जो पार्ट है उसके लिए फ्लिपकार्ट का सिस्टम और बैंक का सिस्टम, मान लो जिस बैंक का भी आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, क्या उस बैंक का सिस्टम और फ्लिपकार्ट का सिस्टम नॉन ऑटोमेशन में होगा या ऑटोमेशन में होगा? आप भी कहोगे सर पहले ऑटोमेशन तो बता दो। ऑटोमेशन वैसे हमने पहली क्लास में आपको डिस्कस किया था, फिर भी बता रहा हूँ।
ऑटोमेशन का मतलब होता है कि दो एक्टिविटीज़ आपस में एक दूसरे से सॉफ्टवेयर के द्वारा ट्रिगर होता है, सॉफ्टवेयर के द्वारा इनिशिएट होता है, सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्लीट होता है। मतलब इंसान कहीं नहीं होगा, इंसान कहीं नहीं होगा। मतलब हम इसको ऐसे समझें कि जब हम फ्लिपकार्ट में पेमेंट पे जाते हैं और जब हम पेमेंट का डिटेल इंसर्ट करते हैं तो हमारा डिटेल फ्लिपकार्ट बैंक के सर्वर पे भेजता है, बैंक का सर्वर उसे वैलिडेट करता है, फिर वैलिडेट करके फ्लिपकार्ट के अकाउंट में पेमेंट सेटल करता है, पेमेंट सेटल करता है। इधर फ्लिपकार्ट को कहता है कि इस आदमी को सामान दे दो, दे दो। तो देखो ये सारा काम ऑटोमेशन में हुआ, ऑटोमेशन में हुआ। अब एक बात बेटे, अगर ये रिलायबल ना हो, अगर ये सिक्योर ना हो तो हमारा क्रेडिट कार्ड का डेटा तो फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट कहाँ, बैंक का सर्वर कहाँ, फ्लिपकार्ट से बैंक के सर्वर तक डेटा का मूवमेंट हो रहा है और वो भी क्रेडिट कार्ड का डेटा है, क्रेडिट कार्ड के नंबर्स हैं, हमारा पासवर्ड है, हमारा यूज़र आईडी है, कितनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल है। अगर इसमें सिक्योरिटी ना हो, रिलायबिलिटी ना हो तो डेली फ्रॉड होंगे, हर कस्टमर्स के डेटा के साथ फ्रॉड होगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो एक तो फ्लिपकार्ट से बैंक के बीच में जो ऑटोमेशन होता है वो दोस्तों रिलायबल और सिक्योर होता है। चलो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। जब फ्लिपकार्ट पे हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो वेयर हाउस वाले को बोला जाता है कि आप ये गुड्स यहाँ से यहाँ भिजवाइए। अब फ्लिपकार्ट से जो वेयर हाउस पे ट्रांजैक्शन एंट्री हुआ, ये ट्रांजैक्शन को ट्रिगर किया गया, इनिशिएट किया गया, वो भी काम ऑटोमेशन में हुआ। मतलब वो काम भी दोस्तों सॉफ्टवेयर के द्वारा हुआ, कहीं कोई इंसान नहीं था, कहीं कोई इंसान नहीं था। नेक्स्ट आ जाओ। वेयर हाउस से जो शिपिंग वाले कंपनीज हैं, जो सामान आपके घर तक लेके आएंगे, अब वेयर हाउस वाली कंपनी अलग है, शिपिंग वाली कंपनी अलग है। तो वेयर हाउस से जो शिपिंग तक का जितना भी ट्रांजैक्शन, जितना भी इंफॉर्मेशन, बिजनेस डेटा मूव किया, ओ दैट वाज अगेन ऑटोमेशन। यहाँ भी ऑटोमेशन हुआ। सिर्फ गुड्स को फिजिकली पर्सन लेके एक जगह से दूसरा जगह ड्रॉप करेगा, सिर्फ गुड्स को ड्रॉप करेगा फिजिकली, बाकी इंफॉर्मेशन का सारा पास ऑन इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, ट्रांजैक्शन का पास ऑन इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, मतलब अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटेड मोड में हो रहा है। जब आपके पास डिलीवरी हो जाता है गुड्स का, और डिलीवरी करने वाले के जो सिस्टम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, टैबलेट, जब उस पर आप साइन कर देते हैं कि गुड्स रिसीव्ड, जैसे आपने साइन किया, ये इंफॉर्मेशन इमीडिएटली पास ऑन हो गया, किसको, फ्लिपकार्ट के सर्वर को पास ऑन हो गया कि गुड्स डिलीवर हो गया। अब वहाँ पर ट्रैकिंग होगा। ट्रैकिंग क्या होगा, कस्टमर ने कौन से टाइम स्लॉट चूज किया था परचेज करते वक्त, अरे कस्टमर तो 7 to 9 मॉर्निंग का टाइम स्लॉट चूज किया था, ओके। कब डिलीवरी हुआ, वो डिलीवरी तो 9:30 मॉर्निंग में हो रहा है। तो देखो, जो भी डिलीवरी वाला, जो भी शिपिंग बॉय होगा, उसका इंसेंटिव नहीं बनेगा, बल्कि वो निगेटिव लिस्ट में चला जाएगा कि ये गुड्स को लेट से डिलीवर करता है। फ्लिपकार्ट के नज़र में उस शिपिंग वाले का निगेटिव पॉइंट, निगेटिव रेटिंग शुरू हो गया। हाँ, अगर उसने 9 o'clock से पहले, 7 o'clock के बाद, 7 से पहले भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि चलो गुड्स देना है 9 बजे से पहले देना है तो चलो 6 बजे उनके घर का घंटी बजा देते हैं, वो खुश हो जाएंगे कि अरे 6 बजे गुड्स का डिलीवरी, ये तो बड़ा अर्ली दे दिया, बोला था 7 से 9, दे दिया 6 बजे मॉर्निंग में। हो सकते हैं कि आपको बहुत कुछ आशीर्वाद सुनने को मिले, वहाँ पर बहुत कुछ वचन सुनने को मिले। अच्छा, खुद तो सुनोगे ही सुनोगे और फ्लिपकार्ट को भी सुनवाओगे तुम,
क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अगर टाइम से पहले दोगे तो सुनाएंगे, टाइम के बाद दोगे तो सुनाएंगे। जो टाइम उन्होंने आपको दिया है उसी टाइम के बीच में, क्योंकि हो सकता है दोस्त वो अपनी कंपनी में हो, वो घर पे भी ना हो, और हो सकता है ऐसा भी कि वो अलार्म लगा के सोए हों और आपने उनकी नींद डिस्टर्ब कर दिया। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर शहर में लोगों को। अर्बन एरिया में जो टाइम बोला गया है उसी टाइम पे डिलीवरी होनी चाहिए, और इस बात की ट्रैकिंग फ्लिपकार्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर करता है, ये भी ऑटोमेटेड करता है, ये भी ऑटोमेटेड करता है, राइट। देखो ये हमारा ई कॉमर्स का दोस्तों डेफिनीशन हो गया। एक बार हम लोग डेफिनीशन को दोबारा पढ़ेंगे और इस बार कोशिश करेंगे कि ये डेफिनीशन हमारा याद हो जाए। देखो, या तो हम कहें सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, और हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। हम ये कहेंगे कि इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है। आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी है, सच एज कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्लीकेशन एक्सेट्रा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ जहाँ पर टेक्नोलॉजी वर्ड है ना, इस टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं कि यहाँ कंप्यूटर, डेस्कटॉप, मोबाइल ऐप, etc, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये आपका टेक्नोलॉजी का यूज है टू एनहांस द प्रोसेसिंग ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंपनी, कंपनी के बीच में, कस्टमर्स के बीच में और उनके बिजनेस पार्टनर्स के बीच में प्रोसेसिंग एनहांस हो जाता है ट्रांजैक्शन का। साथ में हमें ये कहना है कि यहाँ पर ऑटोमेशन होता है। ऑटोमेशन किसका होगा? तो ट्रांजैक्शन का ऑटोमेशन होगा। किसके किसके बीच में? तो बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस, दूसरा है बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में। अब किसी ने कहा बिजनेस से कंज्यूमर के बीच में, दोस्तों अब देखो फ्लिपकार्ट में जब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो, जैसे आप ऑर्डर प्लेस करते हो फ्लिपकार्ट में, अब उसके बाद से जितना भी आपके पास मैसेज आता है फ्लिपकार्ट कंपनी से, आप बिलीव करो एक भी मैसेज करने वाले कोई इंसान बैठा हुआ नहीं है, सारा सिस्टम मैसेज करता है। और यही कारण है कि उसमें लिखा होता है इट इज़ सिस्टम जनरेटेड मैसेज, सिस्टम जनरेटेड कम्युनिकेशन। आप उसको रिप्लाई नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटेड होता है। आप उसको रिप्लाई करोगे तो रिप्लाई नहीं होगा, वो ऑटो मेल होता है, इसलिए वो रिप्लाई होने लायक नहीं होता है। देखिए ये हमारा हो गया, दैट इज़ बिजनेस टू बिजनेस। दूसरा हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर, एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस, तो बिजनेस टू बिजनेस हुआ, और बिजनेस से कंज्यूमर हो गया तो B2C हो गया। अ रिसेंट रिपोर्ट ऑन इंडिया, दोस्तों अब फिर ये वाला पार्ट मैं कहूँगा इसको अवॉइड कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो कितना टॉपिक था और कितना छोटा उसके अंदर कंटेंट था, बाकी तो सारा चीज़ ऐसे ही था दोस्तों। अब आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि कैसे जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो हमारे ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट किया है। हाउ टेक्नोलॉजी अफेक्ट आवर ह्यूमन लाइफ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम इसी को देखें, हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ एंटर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब टेक्नोलॉजी से ह्यूमन लाइफ कैसे अफेक्ट हुआ है। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर इसका आंसर देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन बनाइए, हाउ डज टेक्नोलॉजी impact our day to day life और एक्टिविटीज़। हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ को टेक्नोलॉजी कैसे अफेक्ट किया है,
कैसे इन्फ्लुएंस किया है। दोस्तों, जहाँ इम्पैक्ट है वहाँ इन्फ्लुएंस वर्ड भी आ सकता है। कैसे इन्फ्लुएंस किया है, तो आओ इसको देखते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस किया है। देखिए, सबसे पहला टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस हमारे डे टू डे लाइफ में। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ट्रेडिशनल लाइफ है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं है। दोस्तों, यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं है। नो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मत समझना कि यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज है। ओके, तो यहाँ टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ नहीं है, राइट। देखिए, गुस्सा आता है तो हथौड़े भी मार दिए जाते हैं, हथौड़े भी मार दिए जाते हैं कि भाई चुप हो जा, बहुत बोल लिया। अब आइए यहाँ देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ है। यहाँ पर हथौड़े नहीं चलता। पता है हथौड़े क्यों नहीं चलता? क्योंकि ऐसा इंटरेस्टिंग क्विज आ जाता है, ऐसा इंटरेस्टिंग पजल आ जाता है कि आप उसमें, आपकी नींद की हवा निकल जाती है। कितनी भी गहरी नींद में आप क्यों ना हो, लेकिन अगर एक बार अलार्म बजा और आपको बता दिया कि ये पजल को सॉल्व करके फिर सो जाइए, जब आप इस पजल को सॉल्व करने जाते हैं तो आपकी नींद गायब हो जाती है। इतना इंटरेस्टिंग पजल होता है। और नींद को तोड़ने के लिए आज के डेट में, आपको उठाने के लिए आज के डेट में, पहले क्या होता था याद करो, नहीं उठेंगे तो हमारी मम्मी, हमारे पापा एक लोटा पानी ला के डाल देते थे। अब भाई इतनी गहरी नींद आ रही है, उसमें एक लोटा पानी पड़ जाए, इतना गुस्सा आता था कि पूछो मत। लेकिन अब वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी है ना। टेक्नोलॉजी हमारे ह्यूमन लाइफ में इन्फ्लुएंस कर दिया ना। देखो, तो ये है पहला टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस हमें उठाने में। देखो यहाँ लिखा हुआ है वेकअप में। पहले यूज होता था अलार्म क्लॉक विद स्नूज बटन, हम स्नूज कर देते थे। अब यूज होता है मोबाइल अलार्म मल्टीपल टाइप्स, सम फोर्सिंग अस टू सॉल्व मैथमेटिकल क्विज बिफोर वी स्नूज देम। हमारा मोबाइल को जब हम अलार्म को स्नूज करते हैं तो कहता है रुकिए रुकिए, स्नूज तो कर दीजिएगा, पहले आप ज़रा इस पजल को सॉल्व कर दीजिए, फिर हमें स्नूज कर दीजिएगा। और जैसे हम जाते हैं उस पजल को सॉल्व करने, तो मैंने बताया हमारा नींद टूट जाती है। अब देखो आओ, सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद आदमी ब्रेकफास्ट करता है। तो पहले का ये तरीका है ब्रेकफास्ट का, कि आप खुद खाना बनाते थे, मम्मी बनाती थी, घर के मेंबर लोग बनाते थे, राइट। अब देखो, आज भी बनाते हैं कई घर में, बट जो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है वो यहाँ पर इम्पैक्ट आप देखिए, eatlo.com, zomato.com, swiggy.com, ये एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों ई कॉमर्स का, जिसमें आप अपने ब्रेकफास्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। जिस समय में शेड्यूल करेंगे उसी समय में आपके घर का बेल बजेगा और आपको गरम गरम ब्रेकफास्ट आपके घर पे हाजिर हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का दूसरा इम्पैक्ट हुआ ब्रेकफास्ट वाले सिस्टम में। अब आइए, तीसरा है यहाँ पर, यही है ऑनलाइन ऑर्डरिंग का तीसरा। ये यहाँ पर मॉर्निंग रूटीन्स में है दोस्तों, मेक कुक ब्रेकफास्ट, मल्टीपल होम डिलीवरी सॉल्यूशन अवेलेबल। जो आप राइट हैंड साइड में टेबल देख रहे हो, सॉरी एक मिनट,
हाँ देखो, राइट हैंड साइड में जो आप टेबल देख रहे हो, ये टेबल है टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस है, इसमें टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस है। अब देखो, ब्रेकफास्ट के बाद बारी आती है ऑफिस जाने की। ये पुराना तरीका है ऑफिस जाने का। देखिए क्या तरीका था पहले ऑफिस जाने का, कितना भयानक सा तरीका था ऑफिस जाने का। और अब का तरीका दोस्तों ये है कि हम लोग जुगनू ऐप, हम लोग ओला और उबर ऐप को पहले से शेड्यूल कर देते हैं, तो आपके शेड्यूल समय पे आपको पिकअप करने आ जाएंगे और आपको ले जाके ड्रॉप कर देंगे आपके ऑफिस पे। देखो ये तरीका, ये सिस्टम, तो यहाँ भी हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। एक मिनट अगर देखें तो 3 जगह हमने टेक्नोलॉजी का यूज बताया आपको। एक सुबह उठने में, एक ब्रेकफास्ट में, एक गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस जाने में टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट। देखो पहले ऑटो रिक्शा इन ए स्मॉल टाउन, अब मोबाइल ऐप का जुगनू, ऑटो बाइक, ओला और उबर और ऑटो कैब का इस्तेमाल होता है। ये टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हो सकता है। अब आ जाइए नेक्स्ट जो आप यहाँ देख रहे हैं, जब हम ऑफिस पहुँचते हैं तो बहुत सारे चीज़ हमारे को कुरियर करना पड़ता है, पोस्ट करना पड़ता है। तो पहले हम क्या करते थे दोस्तों, कुरियर और पोस्ट लेके हम एक कुरियर ऑफिस से दूसरे कुरियर ऑफिस, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस पे जाते थे, इसलिए कि कहाँ पर किस जगह का डिलीवरी अच्छा है, कहाँ पर थोड़े पैसे कम लग जाए, इसलिए हम इधर से उधर भटकते रहते थे। राइट। अब क्या होता है, हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारे ऐप हैं। डीटीडीसी कुरियर का ऐप है, बहुत सारे कुरियर का ऑनलाइन ऐप है, जिस ऐप को अगर हम डाउनलोड कर लेते हैं और उस ऐप में अगर हम शेड्यूल डाल देते हैं, शेड्यूल डाल देते हैं कि फ़लाने तारीख को इतने बजे हमें कुरियर देना है, पोस्ट करना है, तो आपके पास कुरियर बॉय आपके ऑफिस पहुंच जाते हैं, आपके घर पहुंच जाते हैं, आपसे डिमांड करते हैं सर कहाँ है कुरियर, दीजिए कुरियर। आपने ऐप में डाल रखा है, शेड्यूल में डाल रखा है। देखो कितना अच्छा सिस्टम हो गया कि अब आपका कुरियर भी मिस नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, जो सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, इसमें जब कुरियर आपका जाता है तो बहुत सारे जगह रोबोट सिस्टम का इस्तेमाल होता है। जब रोबोट सिस्टम का इस्तेमाल होता है तो कुरियर में मिस मैनेजमेंट या कुरियर के मिस होने का चांस या डैमेज होने का चांस प्रोडक्ट का कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये रोबोटिक सिस्टम है, इससे फास्ट शिपिंग होता है, कॉस्ट कम हो जाएगा और डिलीवरी सेफ होगा आपका। देखो ये ऑफिस एडमिन का काम है। क्या कहता है ऑफिस एडमिन में, ऑल जॉब्स डन बाय असाइंड सर्विस प्रोवाइडर्स। राइट। अब यहाँ पर है ऑनलाइन ऐप्स आर यूज फॉर जॉब्स टू बी डन एट डेजिग्नेटेड टाइम एंड प्लेस सच एज कुरियर एजेंसी, पिकअप पोस्ट एंड डेजिग्नेटेड टाइम एंड प्लेस। अब आ जाइए 4 हो गया हमारा, एक बार हम रिपीट कर लें। एक तो हमने अलार्म सिस्टम में देखा टेक्नोलॉजी का यूज, दूसरा हमने ब्रेकफास्ट में देखा टेक्नोलॉजी का यूज, तीसरा हम ऑफिस जाने में देखे टेक्नोलॉजी का यूज, और चौथा हम ऑफिस जब पहुंच गए तो ऑफिस एडमिन में देखा टेक्नोलॉजी का यूज। अब आइए यहाँ पर हम परचेज में देखते हैं टेक्नोलॉजी का यूज। हमें कुछ खरीदना है, मतलब अब हम ऑफिस से घर आ रहे हैं, ऑफिस से घर आ रहे हैं, तो हमें कुछ परचेज भी करना होगा घर के लिए। तो जब पहले परचेज होता था तो आदमी जब ऑफिस के लिए निकलता था तो अपने साथ बैग लेके साथ में जाता था कि जब हम वापस आएंगे ऑफिस से तो जो भी सब्जी है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, या और भी जो सामान है घर के नीड्स हैं, उसको हम परचेज करते हुए घर आ जाएंगे वापस। तो ये पहले का तरीका था। अब यहाँ भी टेक्नोलॉजी यूज होने लगा है। अब टेक्नोलॉजी क्या यूज होने लगा है कि हम ऐसा कोई बैग लेके जाते ही नहीं, हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आ जाते हैं, बल्कि घर से हम बैठ के ऑनलाइन हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और हमारे घर पे सामान डिलीवर हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी का यहाँ भी हमारे पास फ़ायदा है। देखो सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होगा दोस्तों प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स में, ऑनलाइन में, कि जब आप किसी शॉप जाते हो तो शॉप वाले के पास ना लिमिटेड सामान होता है,
शॉप वाले के पास लिमिटेड कंपनी का सामान होगा, और जिस कंपनी का सामान होगा वो कोशिश करेगा कि वही कंपनी का सामान आपको सेल कर दे, वही कंपनी का सामान आपको सेल कर दे। ये आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप माइंड मेकअप करके गए थे कि हमें पतंजलि का दंत कांति लेना है, टूथपेस्ट। दुकानदार के पास गए, बोला पतंजलि दंत कांति देना, बोला वो तो नहीं है। और कौन तुमको ये सलाह दिया है पतंजलि के दंत कांति खरीदने का? अरे टीवी पे देखा है, बहुत लोगों से पूछा है, वो तो बहुत अच्छा होता है। अरे बहुत घटिया होता है, बहुत बेकार होता है। देखो दुकान वाला बोल रहा है। पता है क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके पास पतंजलि नहीं है, दंत कांति नहीं है। पतंजलि बाबा रामदेव उसे कम कमीशन देता है, उसे 10% का कमीशन देता है। तो भला दुकान वाला बाबा रामदेव का सामान क्यों बेचे? उसे तो सामान बेचना है कोलगेट का, कोलगेट का सामान बेचना है। क्यों? क्योंकि कोलगेट वाला उसे 30% का कमीशन देता है। तो आपसे वो कहेगा कोलगेट लेके जाओ, बहुत साल पुरानी कंपनी है, बाबा रामदेव तो आज आया है, बाबा रामदेव तो झूठा है, ऐसा तरह तरह के बातें बना के और आपको कोलगेट का टूथपेस्ट दे देगा। आप उसे लेके घर आ जाओगे। अब आप देखो, गए थे क्या खरीदने? गए थे दंत कांति खरीदने। घर में लेके क्या आए? तो कोलगेट लेके आए। किसके इन्फ्लुएंस से आए? इन्फ्लुएंस बना दुकानदार का, जो कि आपके ब्रेन वॉश कर दिया और उसने आपको कोलगेट का सामान थमा दिया। देखो ये चीज़ आपका ऑनलाइन में नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन में आप बहुत सारे सामान को एक साथ कंपेयर कर सकते हो, एक साथ स्क्रीन पे देख सकते हो, समझ के खरीद सकते हो, प्राइस कंपेयर कर सकते हो, जो कंपैरिजन आप दुकान पे रह के नहीं कर सकते। देखो ये है पुराना और अब का तरीका में क्या लिखता है दोस्तों, मूविंग फ्रॉम वन शॉप टू अनदर फॉर चेकिंग प्राइस एंड कंपेयरिंग प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स। जबकि आज के डेट में सर्चिंग ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम one online stores where we can compare price and feature of product of different brands of sellers। आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। दैट टॉपिक इज हाउ टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट ह्यूमन डे टू डे लाइफ। इंसान के डे टू डे लाइफ को टेक्नोलॉजी कैसे इम्पैक्ट किया है, ये टॉपिक दोस्तों आप लोगों का हमने कंप्लीट करा दिया। देखो यहाँ लिखा हुआ है वेकअप में, तो देन का मतलब पहले, नाउ का मतलब अब, इतना तो आप समझ रहे होंगे। देन मतलब हो गया पास्ट, नाउ मतलब प्रेजेंट, मतलब टेक्नोलॉजी के बाद। तो पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है? देखो यहाँ वेकअप है, मॉर्निंग के एक्टिविटीज़ है जिसमें ब्रेकफास्ट वगैरह है, गोइंग टू ऑफिस है, फिर ऑफिस एडमिन है, और फिर प्रोक्योरमेंट है। ये सारा आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। देखो यही चीज़ दोस्तों आपका टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस है, जो इन्फ्लुएंस केवल और केवल इंसान के डे टू डे लाइफ में हुआ, इंसान के डे टू डे लाइफ में हुआ, और वो भी टेक्नोलॉजी के आने से हुआ। देखो इसके बाद आपका एक डायग्राम इन्होंने दे रखा है दोस्तों, जिस डायग्राम में इन्होंने क्या कहा, देखो कि पहले ओल्ड मॉडल क्या था हमारा, मैन्युफैक्चरर 1 2 3, होलसेलर्स होते थे, होलसेलर्स के पास रिटेलर होता था। यहाँ भी है प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर मैन्युफैक्चरर्स, तो होलसेलर और एजेंट 2 होता है। फिर यहाँ पर रिटेलर्स होते हैं, और रिटेलर्स के पास कंज्यूमर्स जाता था। कंज्यूमर्स रिटेलर्स के पास जाते थे, दुकान पे जाना पड़ता था, और हम सामान खरीद के घर आते थे। एम आई क्लियर? तो ये पार्ट्स हमारा है जो हमारा ओल्ड मॉडल को बता रहा है, ओल्ड मॉडल को। लेकिन अब देखो अब का जो बिजनेस मॉडल है, न्यू का मॉडल, वो ये मॉडल है कि कस्टमर कहीं नहीं जाता है, ऑर्डर प्लेस्ड बाय यूजर फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव प्लेस, शिपिंग कार्ट क्या होता है दोस्तों? आप लोगों ने अगर ऑनलाइन परचेज किया होगा तो लिखा रहता है ऐड टू कार्ट। ये कार्ट वही है कि जैसे हम बिग बाज़ार वगैरह जाते हैं तो एक ट्रॉली होता है
जिस ट्रॉली में हम अपने मतलब के सामान को जो जो हमें परचेज करना होता है वो सामान को उस कार्ट में हम रख लेते हैं, फिर उसे लेके हम बिलिंग काउंटर पे जाते हैं, बिल करवाते हैं। वैसे ही यहाँ पर शिपिंग कार्ट है, शॉपिंग कार्ट है, जिस शॉपिंग कार्ट में सामान को आप ऐड कर देते हैं, ध्यान रखिएगा जब आप ऑनलाइन परचेज में होते हैं तो गुड्स को आप फिजिकली सेलेक्ट नहीं करते। गुड्स को जो आप सेलेक्ट करते हैं वो केवल उसका इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करते हैं, गुड्स फिजिकली सेलेक्ट नहीं होता है। तो आप एक शॉपिंग कार्ट में गुड्स को ऐड करते जाते हैं। आप चाहो तो उसमें से हटा भी सकते हो। जैसे मान लो अगर हमने बिग बाज़ार में कोई सामान शॉपिंग कार्ट में रख लिया, बाद में हमारा मन किया कि नहीं सामान हमारे नीड का नहीं है, तो हम उससे उठा के फिर से उस जगह पर वापस रख देते हैं। सेम काम यहाँ कर सकते हैं आप ऑनलाइन में। अब आप आते हैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के लिए, फिर आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है, फिर आपके पास ईमेल सेंड टू कस्टमर्स और साथ में मर्चेंट को चला जाता है, मर्चेंट को एक मेल चला जाता है, फिर यहाँ से सेंड टू वेयर हाउस फॉर फुलफिलमेंट, फिर यहाँ से शिपिंग वाले को चला जाता है प्रोडक्ट, और शिपिंग वाला मतलब इंफॉर्मेशन शिपिंग वाला प्रोडक्ट को लेके कस्टमर्स के पास शिपमेंट दे देता है। तो ये हमारा न्यू मॉडल है ई कॉमर्स का। अब अगला टॉपिक हमारा आ गया डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हमारा क्वेश्चन यही होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स में डिफरेंस देखो, बहुत सारे डिफरेंस है। जो डिफरेंस बहुत कॉमन डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है जो हमें समझना है दोस्तों। अब ऐसा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को यहाँ से कुछ मैसेज भी देना चाहूँगा। जो बच्चे क्लास नहीं भी लिए होंगे, जो बच्चे क्लास नहीं भी लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कोई बच्चा अपने आप को रोक नहीं पाएगा, हर बच्चा इसका जवाब देगा। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, मार्क्स उसी के अच्छे आएंगे जो एप्रोप्रिएट लिखेगा, टेक्नोलॉजी वाला वर्ड लिखेगा, जो टेक्नोलॉजी के प्रॉपर वर्ड्स को लिखेगा, जो हेडिंग बना के लिखेगा, फिर हेडिंग में बॉडी डालेगा, मार्क्स उसी को मिलेगा। जिसके प्रॉपर हेडिंग्स होंगे और वो टेक्नोलॉजी के थोड़े टर्म्स को यूज करेंगे। तो आप आंसर को बहुत ज़्यादा जनरलाइज मत करो, जनरलाइज करने से आपको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप लिख के तो आ जाओगे, आपको संतुष्टि भी रहेगा, घर में मम्मी पापा पूछेंगे, आप बता भी दोगे कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, पर जब रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट अनएक्सपेक्टेड होता है। वो अनएक्सपेक्टेड इसलिए होता है कि आपकी जो राइटिंग है वो सही नहीं थी, आपकी राइटिंग प्रॉपर नहीं थी, आपकी राइटिंग अप्रोप्रिएट नहीं थी। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक बार स्टडी मैट में ज़रूर देखें कि डिफरेंस के इन्होंने कितने पॉइंट्स बनाए हैं और कौन कौन से पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ लिखे हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी है, ये देखना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो देखिए अब यहाँ पर सबसे पहला तो इन्होंने डेफिनीशन दे दिया। देखो एक पॉइंट इन्होंने डेफिनीशन का बनाया, तो डेफिनीशन का पॉइंट तो हम सभी लोग जानते हैं, राइट। जैसे ट्रेडिशनल कॉमर्स में दिया, all those activities which encourage exchange in some way or the other of the goods or service which are manual and non electronic। मतलब गुड्स और सर्विस का जो एक्सचेंज होगा, गुड्स और सर्विस का जो एक्सचेंज होगा दैट विल बी मैनुअल और नॉन ऑटोमेटेड, वो नॉन ऑटोमेटेड होगा। ई कॉमर्स में गुड्स और सर्विस का जो एक्सचेंज होगा दैट विल बी इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज ऑटोमेटेड। अब आ जाइए ट्रांजैक्शन का प्रोसेसिंग, बड़ा सिंपल है, यहाँ मैनुअली होगा, वहाँ इलेक्ट्रॉनिकली होगा। तो देखो दो पॉइंट तो बहुत सिंपल निकला,
लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम में ये पॉइंट याद करना बड़ा ज़रूरी होगा कि पहला पॉइंट क्या था, डेफिनीशन का था, दूसरा पॉइंट क्या था, ट्रांजैक्शन का प्रोसेसिंग था। तो एक में मैनुअल होगा, दूसरा में इलेक्ट्रॉनिक होगा। अब आइए, अवेलेबिलिटी फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शन। अवेलेबिलिटी बहुत सही पॉइंट है, बहुत जेन्यून पॉइंट है। ये पॉइंट आपके भी मन में आया होगा, बगैर ये देखे हुए आपके माइंड में आया होगा। हर किसी के माइंड में आता है कि यार जो दुकान है वो तो 10 बजे से लेके 5 बजे तक खुलेगा, या सुबह 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक खुलेगा, रात के 12 बजे नहीं खुलेगा। कुछ इंटीरियर एरिया होता है, वहाँ तो दुकान शाम के 7 बजे ही बंद हो जाते हैं, दिन के 11 बजे खुलेगा। बहुत ऐसे शॉप हैं, जैसे टीवी वगैरह का शॉप है, वो 11-12 बजे खुलते हैं और शाम के 6-7 बजे बंद हो जाते हैं। तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए अवेलेबिलिटी हुआ आपका ट्रेडिशनल में। ऑनलाइन में टाइम नो बार, 24 आवर्स इंटू 7 डेज चलता है, इंटू 365, मतलब कभी बंद ही नहीं होता। आपने कभी नहीं सुना होगा कि आज अमेजॉन की छुट्टी है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि आज फ्लिपकार्ट की छुट्टी है। मतलब ये कंपनी चलते रहते हैं, राउंड द क्लॉक चलते हैं। तो देखो एक पॉइंट बना अवेलेबिलिटी। अब हम एक बार तीनों पॉइंट को स्टार्टिंग से रिपीट करेंगे। दोस्तों रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप भूल जाओगे। जैसे पहला पॉइंट हमने डिफरेंस में डेफिनीशन बोला था, दूसरा पॉइंट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग बोला, तीसरा पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस बोला। अब आइए, नेचर ऑफ परचेज। नेचर ऑफ परचेज क्या कहता है, याद होगा अभी आपको मैंने बोला था कि जब आप सामान दुकान से खरीदते हैं तो आप सामान को फिजिकली इंस्पेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं, उसे फिजिकली देख सकते हैं, आप हाथ में लेके देख सकते हो। लेकिन जब आप कोई सामान इलेक्ट्रॉनिक मोड में खरीदते हैं तो फिजिकल इंस्पेक्शन अवेलेबल नहीं होगा, फिजिकल इंस्पेक्शन अवेलेबल नहीं होगा। अब दोस्तों एक बात साथ के साथ हमें ये भी समझते रहना है कि अगर हमसे पूछ दे कि ई कॉमर्स के एडवांटेजेस बताओ, या डिसएडवांटेज बताओ, या प्रॉस एंड कॉन्स बता दो, तो ध्यान देना ये जो चीज़ है ये ई कॉमर्स के डिसएडवांटेज में जाएगा, डिसएडवांटेज में जाएगा। ये ई कॉमर्स का एडवांटेजेस में जाएगा, ये एडवांटेजेस में जाएगा ई कॉमर्स का। मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक इसको हम ना तो एडवांटेज में डालें ना हम इसे डिसएडवांटेज में डालें। तो इस पॉइंट को, ऊपर के दोनों पॉइंट को आप रहने दीजिए। अब आइए, कस्टमर्स इंटरेक्शन, कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन। तो यहाँ पर कस्टमर्स के साथ सेल्स फोर्स का इंटरेक्शन, जो सामान बेचता है, सामान बेचने वाला, उसका इंटरेक्शन कस्टमर्स के साथ फेस टू फेस होता है। यहाँ स्क्रीन टू फेस होता है, ये भी डिसएडवांटेज है, ये भी डिसएडवांटेज है। तो ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स के केवल एडवांटेजेज ही हैं, ई कॉमर्स के डिसएडवांटेजेस भी हैं। कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज होंगे, है कि नहीं। अब आइए, बिजनेस का स्कोप। बिजनेस स्कोप देखें तो यहाँ लिमिटेड टू पर्टिकुलर एरिया, ये डिसएडवांटेज हुआ। लेकिन ई कॉमर्स में पूरा वर्ल्ड को आप मार्केट बना सकते हो, तो वर्ल्ड वाइड रीच, ये आपका एडवांटेज हुआ, एडवांटेजेस। अब आइए एक काम करते हैं, एक बार आप हमारे साथ रिपीट करेंगे पॉइंट को, आप भी रिपीट करो। पहला पॉइंट था डेफिनीशन का, दूसरा पॉइंट था ट्रांजैक्शन के प्रोसेसिंग का, तीसरा पॉइंट था अवेलेबिलिटी का, चौथा पॉइंट था दैट इज कस्टमर्स के इंटरेक्शन का, नेचर ऑफ परचेज का। देखो यही पॉइंट हुआ ना, यहाँ पर यही पॉइंट आपका हुआ है ना। तो ये पॉइंट आपका अभी तक कंप्लीट हो गया, 5 पॉइंट हुआ। अब आ जाइए, बिजनेस
बिजनेस स्कोप, सॉरी एक पॉइंट और हो गया था, बिजनेस स्कोप। अब इसके बाद है इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज। देखो यहाँ क्या लिखता है, नो यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। नो यूनिफॉर्म, यहाँ पर कहता है प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ये एडवांटेज है। अब इसको हम कैसे समझें, अभी मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, समझो बेटे आप। नो यूनिफॉर्म, जैसे दुकान पे बेटा ऐसा हो सकता है कि एक दुकान में उस दुकानदार खुद भी बैठता है, मतलब जो मेन दुकान वाला है, और उसका बेटा भी बैठता है, और कभी कभी उसकी मम्मी भी बैठती है। तो 3 लोग मिलके दुकान चलाते हैं, अलग अलग समय में तीनों लोग बैठते हैं अपने समय के हिसाब से। आप गए किसी सामान के बारे में पूछने, तो पापा बैठा हुआ था, आपने पापा से पूछा, पापा ने उस सामान के बारे में बताया, उसके प्राइस के बारे में बताया, ये भी बताया कि इस पे 30% का डिस्काउंट है। आप घर गए, पैसे लेके वापस आया। अब पापा जा चुके थे घर, मम्मी बैठी हुई थी। आपने बोला आंटी ये सामान देना, 30% का डिस्काउंट। आंटी बोली नहीं, इस पे तो कोई डिस्काउंट नहीं है। आपने बोला अभी तो अंकल ने बताया था 30% का डिस्काउंट। आंटी बोलती है वो बूढ़ो सठिया गए हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए आपको उन्होंने बता दिया 30% का डिस्काउंट। समझ गए। अब आपने कहा आंटी ये क्या बात हुई, ये तो आप घर में टैकल करो ना ये मामला, कि अंकल सठिया गए हैं या आप सठिया गई हो, ये तो घर में आप डील करो ना, दुकान पे आप कस्टमर के साथ क्यों ऐसे डील करती हो। बोला नहीं बेटा हमने ये सब नहीं जानते, आपको सामान लेना है लीजिए, प्लीज़ नहीं लेना आप चले जाइए, दिमाग मत मेरा ख़राब करिए। ऐसे ही सुबह से बुढ़ा ने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है। देखो घर का झगड़ा दुकान पे पहुंच रहा है। बेटे आप बताइए कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे कभी ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। एक यूनिफॉर्मिटी होता है। अगर किसी प्रोडक्ट में 30% का डिस्काउंट है तो है, वो डिक्लेयर्ड है, वो सॉफ्टवेयर में है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई कह देगा 30%, कोई कहेगा है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी, नॉन यूनिफॉर्मिटी। मतलब जब आप इंसान से डील करोगे तो इंसान के घर के अंदर का जो उसका एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं उसके दुकान पे भी दिखता है। आप देखे होंगे जनरली सुबह में जब कोई भी सेल्समैन होता है बड़ा फ्रेश होता है, बड़े अच्छे मूड में होता है, और शाम तक अगर उसको आज कोई कस्टमर नहीं मिला हो या कस्टमर आया हो और दसियों सामान को देखने के बाद सामान ना खरीदा हो तो उसका दिमाग का पारा एकदम हाई होता है। शाम को उसका बिहेवियर बहुत गंदे तरीके वाला होगा। अमेजॉन के साथ ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर कभी फैटीग फील नहीं करता, कभी थकता नहीं। वो इंसान की तरह नहीं है कि मूड कभी अच्छा होगा तो कभी मूड खराब होगा। देखिए ये है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, राइट। अब अगला है रिसोर्स फोकस। रिसोर्स का फोकस, जब हम बात करें ट्रेडिशनल कॉमर्स पे, पुरानी कॉमर्स पे, तो वहाँ पर रिसोर्स का फोकस होता था सप्लाई साइड में, सप्लाई साइड में। और जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर रिसोर्स का फोकस होता है डिमांड साइड में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो दुकानदार होता है वो बेचारे इसी में परेशान रहता है, मैनुअल दुकान चलाने वाले, कि कैसे हम सप्लाई को ठीक करें, मतलब कैसे हम कस्टमर को सप्लाई दे पाए, अनइंटरप्टेड सप्लाई दे पाए, बगैर किसी रुकावट का सप्लाई दे पाए, राइट। लेकिन जब हम डिमांड साइड की बात करें, कौन से साइड की बात करें? डिमांड साइड की बात करें, तो डिमांड साइड कहता है ई कॉमर्स कंपनी सप्लाई को उसकी चिंता नहीं है उसको। क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि ई कॉमर्स कंपनी सप्लाई के लिए तो दूसरे किसी कंपनी को ठेका दे रखा है। फ्लिपकार्ट को इस बात का चिंता नहीं है कि प्रोडक्ट कैसे डिलीवर होगा,
क्योंकि वो जानता है प्रोडक्ट को डिलीवर कराने के लिए उसके पास सैकड़ों कंपनी अवेलेबल हैं, हजारों में कंपनीज अवेलेबल है फ्लिपकार्ट के पास जो प्रोडक्ट की डिलीवरी देता है, सप्लाई देता है। तो सप्लाई की चिंता नहीं है फ्लिपकार्ट को चिंता है तो कैसे डिमांड रेज होगा। तो जितना भी रिसोर्स लगाते हैं, जितने भी पैसे खर्चते हैं, कौन? फ्लिपकार्ट। वो सब डिमांड क्रिएट करने के लिए, अपनी रीच को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच बनाने के लिए। तो दोनों में फ़र्क है। जो हमारा स्मॉल स्केल का दुकानदार होता है, जो एक एरिया में दुकान खोल के बैठा हुआ है, वो दुकानदार सप्लाई को सही करने में लगा हुआ है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट डिमांड को इंक्रीज करने में लगा हुआ है, राइट। तो ये हो गया रिसोर्स का फोकस और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। अभी हमने 2 और पढ़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप फिर से स्टार्टिंग से रिपीट कर लें इसे। सबसे पहला हमने किया था जिसको हमने कहा था डेफिनीशन के बाद था ट्रांजैक्शन का प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शन के प्रोसेसिंग के बाद था हमारा दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ परचेज कह सकते हो आप लोग। फिर इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ बिजनेस या अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कह सकते हो, सर्विस। फिर इसमें था बिजनेस का स्कोप, बिजनेस के स्कोप के बाद अभी हमने पढ़ा इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, एक जगह यूनिफॉर्म होगा, दूसरे जगह नॉन यूनिफॉर्म होगा। फिर था रिसोर्स फोकस, कहाँ पर क्या रिसोर्स फोकस होंगे, किस जगह पर रिसोर्स फोकस होगा। अगला है दोस्तों मार्केटिंग। देखो, एक जगह कहता है 1 वे मार्केटिंग, तो दूसरा जगह कहता है 1 to 1 मार्केटिंग। अब दोनों में क्या डिफरेंस? 1 वे मार्केटिंग कहता है कि हमने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाया दैट इज फॉर ऑल, जिसको पसंद आए सामान खरीदे, पसंद ना आए घर बैठे। देखो कैसा तरीका है, कितना रूडली बोला हमने। प्रोडक्ट जिसको पसंद आए सामान खरीदे, ना पसंद आए अपने घर बैठे। अब आइए, मतलब इसमें हम मास ऑफ पीपल को, मास ऑफ कस्टमर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं 1 वे मार्केटिंग में। बट जो 1 to 1 मार्केटिंग होता है, उस मार्केटिंग में हम मास ऑफ द पीपल को कंसीडर कैसे करते हैं? एक एक व्यक्ति, इंडिविजुअल पे हम टारगेट करते हैं। अमेजॉन के पास बेटे, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको बहुत सरप्राइजिंग ये इंफॉर्मेशन लगेगा कि अमेजॉन कंपनी, अगर मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी और मेरे मम्मी और मेरे पापा, हम 5 लोग यूज करते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट, मान लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए, तो हमारे पांचों का इंडिविजुअल लेवल पे अमेजॉन कंपनी के पास हम पांचों का टेस्ट पता है, हम पांचों का टेस्ट अमेजॉन के पास पता है, क्योंकि अमेजॉन कंपनी हम पांचों के टेस्ट को एनालाइज करके रखा हुआ है। और पता है आपको, उस टेस्ट के आधार पे अमेजॉन कंपनी हमारी वाइफ को जो भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भेजते हैं वो अलग होता है, हमारे को जो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन भेजता है वो अलग होता है। ये बात अमेजॉन कंपनी को पता है कि हम कम पैसे में अच्छी क्वालिटी खरीदने वाले हैं, और उसे ये भी पता है कि हमारी वाइफ ज़्यादा पैसे में घटिया क्वालिटी खरीदने वाली है। क्या बोला हमने? हम कम पैसे में बहुत अच्छी क्वालिटी खरीदते हैं, बहुत बेहतरीन क्वालिटी खरीदते हैं। कंजूस आदमी है, इसका सर्टिफिकेट वाइफ से भी मिला हुआ है कि बड़े कंजूस आदमी है। तो देखो, कम पैसे में हमारी कोशिश होती है, हम इतना एनालिसिस कर लेते हैं कि अमेजॉन के सॉफ्टवेयर को भी ये बात पता चल जाता है कि यार ये आदमी, इसको अगर सेटिस्फाई करना है, इसको प्रोडक्ट देना है तो सस्ता प्रोडक्ट दो, अच्छी क्वालिटी वाला दो, वरना ये नहीं लेगा। तो हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट के ऐड आते हैं। लेकिन हमारी वाइफ के बारे में पता है, जितनी भी प्रोडक्ट जो कि सबसे महंगा हो, क्वालिटी चाहे कैसी भी हो, महंगा हो, थोड़ा सा नामी हो, भाई इनको बेच दो।
तो उनके पास ऐसे ही प्रोडक्ट के ऑर्डर भेजते हैं। हमारी बेटी के पास हम तीनों से दोनों से डिफरेंट, वो अलग ही क्वालिटी के प्रोडक्ट को चूज करती है। तो देखो हमारे फैमिली में 3 लोग हैं, तीनों लोग अमेजोन यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, तो तीनों के पास कंपनी के पास 3 एनालिसिस है, हम तीनों का टेस्ट पता है, और हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग वो हमें मार्केटिंग का एड भेजते हैं, मार्केटिंग के मटेरियल भेजते हैं, मार्केटिंग का विजुअल्स भेजते हैं, विजुअल्स भेजते हैं। अब आप सुन के हैरान होंगे, मेरा मोबाइल कहाँ है? नहीं ले, देखो 1 मिनट बेटे, आपको दीजिए। देखिए ये मेरा मोबाइल है, इतना अच्छा मोबाइल है पूछो मत। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस मोबाइल, बहुत अच्छा है। पर पता है डेली मैडम बोलती है अरे मोबाइल तो बदल दो। मैंने कहा भाई क्यों बदल दूं, इसमें खराबी क्या है? तो देखो अब ये मोबाइल कम पैसे में बहुत अच्छा मोबाइल है। मेरा जितना काम है, मेरा जितना काम है, मतलब मुझे कोई सॉफ्टवेयर चलाना होता है सॉफ्टवेयर चल जाता है, मुझे कोई ऐप चलाना होता है ऐप चल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो कहता हूँ जिन किसी के पास एप्पल, ये मोटरोला का फ़ोन है, आप लोगों को नहीं दिखा होगा, ये मोटरोला का फ़ोन है, 5GS है। तो अब जिन किसी के पास एप्पल का फ़ोन होगा, मैं कई जगह पर ये देख चुका हूँ और ये प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। मैं एप्पल वाले से पूछता हूँ तुम अपने मोबाइल के कितने % फीचर को यूज कर लेते हो? पता है जवाब आता है पता ही नहीं। ऐसा प्रोडक्ट लेके क्या करना कि जिस प्रोडक्ट के फीचर तक के बारे में हमारे को पता नहीं है कि उसमें क्या क्या फीचर है। केवल हम इसलिए लेते हैं उस प्रोडक्ट को क्योंकि हमारे को शौक है कि हमारे जेब में एप्पल हो। अरे कोई बात नहीं है यार, जो रियल वाला एप्पल है, लाल लाल एप्पल ले लो, जेब में घूमो, क्या दिक्कत है? जब मर्जी वो खा भी लो, है कि नहीं? लेकिन उसके लिए एप्पल का फ़ोन लेके घूमना मुझे तो कोई वाजिब नहीं लगता। तो दोस्तों देखो यहाँ पर मार्केटिंग 1 वे 1 to 1, 1 to 1 का मतलब हुआ एक एक इंडिविजुअल कस्टमर्स को हमें टारगेट करना है, एक एक इंडिविजुअल कस्टमर्स को। नेक्स्ट है पेमेंट। देखो पेमेंट में कोई खास डिफरेंस नहीं है। दुकान में जाते हैं, बिग बाजार में जाते हैं, या आप गली मोहल्ले के शॉप पे जाते हो, कैश वहाँ भी यूज होता है, क्रेडिट कार्ड वहाँ भी यूज होता है, डेबिट कार्ड वहाँ भी यूज होता है, पेटीएम वहाँ भी यूज होता है, मोबीक्विक वहाँ भी यूज होता है, राइट? और आप अगर नहीं होता है तो नेट बैंकिंग यूज नहीं होता है, नेट बैंकिंग यूज नहीं होता है। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स में आओ तो ई कॉमर्स में एक नेट बैंकिंग को छोड़ दो तो बाकी पेमेंट का मोड दोनों में सेम होगा। तो पेमेंट मोड पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस ट्रेडिशनल में और ई कॉमर्स में नहीं है। अगला है डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स में जब आप सामान दुकान से खरीदते हैं तुरंत हाथ में आ जाती है। तो देखो यहाँ लिख दिया इंस्टेंटली, इंस्टेंटली में तो खरीदा सामान हाथ में आ गया, राइट? अब आइए यहाँ क्या कहते हैं, टेक टाइम, टाइम लगेगा, 1 ही दिन का लगे, 4 घंटे ही लगे, 5 घंटे ही लगे। जैसे ये कहते हैं कि अमेरिका में अमेजॉन कंपनी ने 4 घंटे में डिलीवरी देना शुरू कर दिया है। अब वो डिलीवरी कैसे होता है जानते हैं आप? थ्रू ड्रोन्स, ड्रोन के थ्रू। मतलब एक छोटा हेलीकॉप्टर टाइप होता है, उसको हम ड्रोन कहते हैं, और वो उसमें आपका रोबोट होते हैं, वो रोबोटिक ड्रोन होता है जो गूगल मैप का यूज करता है। आप जो भी लोकेशन दिए रहेंगे तो आपके लोकेशन में वो आपके घर आ जाएगा ड्रोन, और आपके घर में आके आपको बेल बजा देगा और आपको सामान का डिलीवरी करके फिर से ड्रोन चला जाएगा। तो वहाँ पर ड्रोन से डिलीवरी शुरू हो चुका है अमेरिका में,
और 4 घंटे के अंदर डिलीवरी हो रहा है, पर इंडिया में तो अभी ये डिलीवरी स्टार्ट नहीं है। एक पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, फ्रॉड का। दोस्तों देखो, अगर हम परचेज मैनुअल करते हैं, सामान दुकान से जाके खरीद के लाते हैं, फ्रॉड के चांस बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या हो सकता है फ्रॉड? बहुत ज़्यादा चांस नहीं है फ्रॉड का। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड यही हो सकता है कि हमारे को सामान डुप्लीकेट बेच दिया जाए, एक्सपायर्ड सामान बेच दिया जाए। पर जब हम सामान को देख के लेते हैं तो बहुत लोग तो सामान को 5 मिनट वहाँ देखते हैं पहले कि एक्सपायर्ड तो नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पर आपको फ्रॉड बहुत ज़्यादा नहीं होगा, पैसे को लेके फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन जब आप अमेजोन में जाते हो, ऑनलाइन में जाते हो, ई कॉमर्स में जाते हो, फ्रॉड के चांस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ लिखा हुआ है लैक ऑफ फिजिकल प्रेजेंस। अभी अभी मैंने बोला आपको, दुकान पे जाते हैं, सामान हाथ में होता है तो हम देख सकते हैं सामान को। आप बिलीव नहीं करोगे, हंसी भी आएगी आपको। किसी इंसान ने मोबाइल ऑर्डर किया अमेजोन से, उसके घर जब डिलीवरी आया तो लाइफ बॉय का साबुन था, लिखा हुआ था कि नहाओ और तंदुरुस्त रहो। देखिए बेचारा मंगाया क्या, मोबाइल, घर आया क्या, लाइफ बॉय का साबुन। और ये कोई मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तुम्हारे बुक में ये एग्जाम्पल कोट किया हुआ है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। आगे चल के हम ये एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे फ्रॉड में। तो ऑनलाइन में, ई कॉमर्स में फ्रॉड बहुत होते हैं। पैसे को लेके फ्रॉड होते हैं, प्रोडक्ट को लेके फ्रॉड होते हैं, बोलेगा कुछ भेज देगा कुछ और। तो ये फ्रॉड इसलिए होता है क्योंकि फिजिकल टच नहीं है, फिजिकल टच नहीं है। दुकान में हमारा फिजिकल टच है। अच्छा एक बात और है, दुकान वाले को पता है कि अगर सामान हम बेचे हैं और मान लो कोई चौधरी टाइप आदमी सामान खरीद के लाया और अगर दुकान वाले ने उसे गलत सामान दे दिया तो उस दुकान वाले का खैर नहीं है, उसका दुकान ज़्यादा दिन वहाँ रहेगा नहीं। ये बात दुकान वाले को पता है, तो दुकान वाला बहुत कुछ समझ के फ्रॉड बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन अमेजोन वाला फ्रॉड अगर कर भी लेता है, कहाँ ढूंढते फिरोगे, कहाँ जाओगे? कुछ लोगों ने कहा मैं केस कर दूंगा। अरे बड़े आई केस करने के लिए, कभी तुमने उसके लॉ को पढ़ के देखा क्या, जिस पे तुम आई एक्सेप्ट कर देते हो, आई एग्री कर देते हो? उसके लॉ में लिखा होता है ऑल द डिस्प्यूट्स विल बी सेटल्ड इन द कोर्ट ऑफ यूएसए। जाना यूएसए के कोर्ट में, जाओ जाके केस करके आओ। दिल्ली में केस करोगे, होगा ही नहीं। जैसे कोर्ट में जाओगे, जो वकील, जो जज होंगे, वो कहेंगे अंधे पढ़ा नहीं था क्या, उसमें लिखा हुआ था जितने भी केस डिस्प्यूट्स होंगे, डिस्प्यूट्स मतलब झगड़ा, वो सारा सेटल्ड होगा इन द कोर्ट ऑफ यूएस। अब जाओ फ्लाइट करके यूएस, वहां जाके वकील हायर करो, फिर वहां केस करो, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए तो जो बाहर की कंपनीज होते हैं उसमें अगर कोई सामान खराब भी आ गया, हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, हम कहते हैं घर में चुप हो जाओ, कुछ नहीं कर सकते तुम इन कंपनीज का, क्योंकि ये देखो यही है फ्रॉड, इसी को कहते हैं। तो ऑनलाइन में फ्रॉड का चांस दोस्तों थोड़ा ज़्यादा होता है, तो देखो इसको हम डिसएडवांटेज कहेंगे। मैं साथ के साथ एडवांटेज डिसएडवांटेज इसलिए करा रहा हूँ कि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डिसएडवांटेज लिखो, तो इसी वाले पार्ट से हमें एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों निकालना है। सो मेंशन इट डिसएडवांटेज। ये डिसएडवांटेज हुआ। अभी जो हमने टाइम वाला देखा, ये भी ई कॉमर्स में डिसएडवांटेज हुआ, क्योंकि दुकान से तो तुरंत सामान आ जाती है, ई कॉमर्स में टाइम लग जाएगा। पेमेंट वाले को रहने दो, न्यूट्रलाइज रहने दो। मार्केटिंग में इसको आप एडवांटेज बना दो, इसको आप एडवांटेज बना दो, एडवांटेज। रिसोर्स फोकस में आप इसको एडवांटेज बनाओ, ये एडवांटेज है, डिमांड ज़्यादा होता है, आप रिसोर्स को डिमांड पे लगाते हो, ये एडवांटेज आपके बिजनेस प्रोसेस का। अब आइए प्रोसेस, प्रोसेस series of steps, series of activities during the sale and purchase. Because of manual processing of business transaction,
चांसेस ऑफ क्लेरिकल एरर्स आर हाई, चांसेस ऑफ क्लेरिकल एरर्स, देखिए ध्यान दो, यहाँ पर क्लेरिकल एरर्स ज़्यादा होगा। अब जानते हैं क्लेरिकल एरर्स क्या होता है? क्लेरिकल एरर्स होता है दोस्तों, कई बार हमने ऐसा देखा है कि दुकानदार को जो हम सामान का लिस्ट लिखवाते हैं और जो लिस्ट के अगेंस्ट में वो प्राइस लिखता है, जिसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल प्राइस बनाता है, तो कई बार हमने ये चीज़ देखा है और मुझे लगता है ये मोर और लेस सबके साथ हुआ होगा, उसमें मिस्टेक होते हैं, गलतियां होती है। कई बार तो ऐसा होता है ज़्यादा पैसा लिख दिया जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि कम पैसे लिख दिया जाता है। कम लिखता है तो लालच आ जाती है कि यार चलो छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, बहुत कमाया है इसने हमारे से। ज़्यादा पैसा होता है, लड़ना शुरू कर देते हैं कि ये क्या बात है, आपने ज़्यादा पैसा लिख दिया। अब वो बेचारे सॉरी कहते फिरते हैं, ये सॉरी जी गलती हो गया, किसी से भी गलतियां हो सकती है। तो देखो ये क्लेरिकल मिस्टेक्स आपको यहाँ पर होगा। पर अमेजॉन में चूंकि ये काम सॉफ्टवेयर करता है, आप जो भी ऑर्डर दोगे, ऑर्डर देने में गलतियां आपसे हो सकती है। जैसे 2 यूनिट की बजाय आपने 3 यूनिट सेलेक्ट कर लिया, आप गलत कर सकते हो। बट वंस यू एंटर्ड योर ऑर्डर इनटू सॉफ्टवेयर, जब वो सॉफ्टवेयर में एंटर कर दिया आपने, सिंस देन टिल द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट देयर विल बी नो क्लेरिकल मिस्टेक्स। व्हाई? बिकॉज ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर प्रोसेस्ड बाय सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर गलतियां करता कहाँ है? तो सॉफ्टवेयर से मिस्टेक्स तो नहीं होगा, गलतियां तो नहीं होगी, गलतियां फिर ह्यूमन के एंड पे आके होगा, पर सॉफ्टवेयर गलती नहीं करेगा। तो क्लेरिकल मिस्टेक का चांस ई कॉमर्स में कम होगा और यहाँ पर चांस ज़्यादा होगा। मतलब फिर से अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर ये एडवांटेज हो गया, मतलब इसको हम एडवांटेज कहेंगे और ट्रेडिशनल का ये डिसएडवांटेजेज होगा। अब आइए प्रॉफिट इम्पैक्ट देखो, अगर हम बात करें ई कॉमर्स में और मैनुअल कॉमर्स में, जो हमारा ट्रेडिशनल कॉमर्स है, तो प्रॉफिट अनडाउटेबली ट्रेडिशनल में कम होगा और ई कॉमर्स में प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब क्यों ज़्यादा होगा प्रॉफिट, यहाँ क्यों कम होगा प्रॉफिट, इसके बारे में मैं आपको एक दो बात बताऊंगा। सबसे पहली बात, आप कहीं भी दुकान खोलते हो, आपको जगह लेनी पड़ती है। अगर अपना जगह नहीं ले रहे हो तो आपको रेंट पे लेना पड़ेगा, आप वहाँ इंटीरियर करवाओगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने पड़ेंगे, और कितने छोटे एरिया को आप टारगेट कर रहे हो। एक दुकान से कितने कस्टमर्स को आप टारगेट कर लोगे? 100-200, इतने कोई तो टारगेट कर पाओगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर भी तो आपका है, बगल में दूसरा दुकान भी तो खुला हुआ है कि नहीं? बगल में दूसरा भी तो दुकान खुला हुआ है, राइट? बट सुनिए, जब आप ई कॉमर्स में जाते हो तो ई कॉमर्स में बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं दोस्तों, जो कि आपका ट्रेडिशनल कॉमर्स में बहुत ज़्यादा होता है, जो कि ई कॉमर्स में आपका नहीं है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट इम्पैक्ट में आ गया, द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द मिडिल मैन, ओवरहेड, इन्वेंट्री एंड लिमिटेड सेल्स रिड्यूसेस द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को कम कर देता है। यहाँ पर एक वर्ड है दोस्तों, मिडिल मैन। ध्यान रखना, जब आप प्रोडक्ट को मैनुअली आप प्रोडक्ट को जब कस्टमर्स तक पहुंचाते हो, तो जो मिडिल मैन होते हैं, चैनल पार्टनर्स, वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब आप वही प्रोडक्ट ई कॉमर्स के थ्रू आप अवेलेबल कराते हो, तो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट आ गया वो प्रोडक्ट का लिंक, आ गया अमेजॉन पे। अब इधर मैन्युफैक्चरर, इधर अमेजॉन है और इधर सीधा कस्टमर्स है, तो मिडिल मैन तो ख़त्म हो गए, मिडिल मैन तो गया। ये देखिए, आप इस चीज़ को समझना, ये देखो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है
यहाँ से आएगा एजेंट के पास, यहाँ से आएगा होलसेलर के पास, यहाँ से आएगा डीलर के पास, फिर आएगा रिटेलर के पास, फिर आएगा कंज्यूमर के पास। अब ये सब मिडिल मैन हो गया। ये सब मिडिल मैन है, मिडिल मैन है। अब कितना प्रॉफिट ये लोग कंट्रीब्यूट करेगा, कितना प्रॉफिट ये अपने पास रखेगा, सोचो। तो ये सारा प्रॉफिट मैन्युफैक्चरर को ही तो देना पड़ता है। तो यहाँ पर एक तरीके से वो कहावत है ना, बंदर बांट होना, बंदर बांट होना, मतलब हमारा प्रॉफिट का बंदर बांट हो जाता है, हमारा प्रॉफिट का बंदर बांट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है दोस्तों, इससे हमारा प्रॉफिट घट जाता है। अब इसी को तुम ई कॉमर्स में लेके चलो, पता है क्या होगा? ई कॉमर्स मैन्युफैक्चरर से सीधा आ गया अमेजॉन, सीधा, नो मिडिल मैन, खत्म, डायरेक्ट लिंक हो गया। लिंक ही तो देना है। मैन्युफैक्चरर के जो वेयर हाउस होगा, उसके वेयर हाउस से अमेजॉन ने ऑटोमेट कर दिया अपने सिस्टम को। अब जैसे अमेजॉन ने ऑटोमेट किया अपने सिस्टम को, वैसे उनके पास प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन आने लगी, और जैसे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आने लगी, बस हो गया। यही तो काम करना था, यही तो काम करना था। तो देखो ये हो गया यहाँ पर हमारा, यहाँ लिखता है बाय इंक्रीजिंग सेल्स, कटिंग कॉस्ट एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, द प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ऑफ मैन्युफैक्चरर इंक्रीज्ड। सेकेंड, above allow manufacturer to give discount to customers and customers can get better price। तो मिडिल मैन को ख़त्म करोगे, कस्टमर्स को भी फ़ायदा होगा, मिडिल मैन को भी, जो मतलब अमेजॉन है, उसको भी फ़ायदा होगा, और मैन्युफैक्चरर्स को भी फ़ायदा होगा, सभी को फ़ायदा होगा। ये हमारा ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स के बीच में डिफरेंस था दोस्तों। हम इसी से आधारित एक क्वेश्चन और लिखेंगे, और वो क्वेश्चन होगा राइट एडवांटेजेस एंड ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लिखो। तो हम इसमें से एडवांटेज और डिसएडवांटेज ई कॉमर्स का दोनों निकाल सकते हैं, एडवांटेज भी निकाल सकते हैं और डिसएडवांटेज को भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, अगला टॉपिक ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। अब दोस्तों ये बहुत सिंपल चीज़ है। मुझे लगता है कि जिन किसी ने एक बार भी परचेज किया होगा ई कॉमर्स में, वो सब इसको कर लेगा, आराम से कर लेगा, ईजिली कर लेगा। देखिए, पहला, अगर हम ई कॉमर्स यूज करें तो हमारे पास दो ऑप्शन। पहला, ऑलरेडी आपको मैंने बोला, या तो आप वेबसाइट पे जाते हो, गो टू वेबसाइट। अब दूसरा है दोस्तों, प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लो, और ऐप डाउनलोड करने के लिए के बाद आप ऐप से करो। अब कई लोग कहेंगे जब हम ऐप से करेंगे तब तो ये एम कॉमर्स होगा। बिल्कुल होगा, ये एम कॉमर्स होगा। जैसे हम इस ऐप वाले पे जाएंगे तो ये एम कॉमर्स होगा, और ई कॉमर्स यहाँ तक होगा। पर सुनिए, अगर हम एग्ज़ाम में लिखें इलस्ट्रेशन ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन का इलस्ट्रेशन
तो हमें दोनों देना चाहिए, हमें दोनों देना चाहिए। दूसरा, चाहे आप दोनों में से किसी के थ्रू भी जाते हो, सबसे पहला आप काम क्या करते हो, क्या खरीदना है अपने को, क्या खाने पीने का सामान खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, पेन खरीदना है, पेंसिल खरीदना है, बुक्स खरीदनी है, कंप्यूटर खरीदनी है, मोबाइल खरीदनी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में जाना है, क्या खरीदना है अपने को। तो सबसे पहला आता है कि आप क्या प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, उसके टाइप को सेलेक्ट करिए। देखो दूसरा स्टेप, हम ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन को इलस्ट्रेट कर रहे हैं कि ट्रांजेक्शन कैसे कंप्लीट होता है। तीसरा, फ्रॉम द प्रोडक्ट लिस्टेड, अब जो टाइप आपने खरीदा सेलेक्ट किया उसमें प्रोडक्ट लिस्ट होगा। यूजर नीड टू सेलेक्ट करेक्ट प्रोडक्ट ही और शी नीड्स टू बाय, अब आपको जो प्रोडक्ट उसमें से खरीदना है आप उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करिए। मतलब सेकंड नंबर पे आपने टाइप को सेलेक्ट किया, टाइप को सेलेक्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक में जाएंगे या स्टेशनरी प्रोडक्ट में जाएंगे या अपैरल्स में जाएंगे, किस में जाएंगे, तो ये टाइप हुआ। फिर टाइप के अंदर गए तो अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया। चौथा, अब आपको फाइनल चॉइस बनाना है। फाइनल चॉइस का मतलब कि हमें ये खरीदना है या नहीं खरीदना है। आप उसके फीचर्स को देखिए, आप उस प्रोडक्ट को देखिए, प्राइस को देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके मीन्स के अंदर है तो आप प्रोडक्ट का फाइनल चॉइस बना लिए। पांचवा, एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, जब फाइनल चॉइस हो जाता है तो आप पेमेंट पे जाते हैं। ई कॉमर्स वेंडर्स, वेंडर्स का मतलब हुआ फ्लिपकार्ट, shows all the details including the product being bought and the final price of the same for the review of the customer and confirmation before final payment। आपके सामने जो ई कॉमर्स वेंडर होगा, मतलब जो वेबसाइट होगा, उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स, उसका फाइनल प्राइस, राइट, उसकी क्वांटिटी, उसका फीचर, सब एक बार फिर से आपके सामने रख देगा और आपसे कहेगा कि आप प्लीज़ 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 फाइनल पेमेंट से पहले आप एक बार इसको देख लीजिए तसल्ली से। वंस यूज़र गोज़ फॉर ऑनलाइन पेमेंट, छठा स्टेप, अब जब आप ऑनलाइन पेमेंट की ओर चले जाते हैं, आप कहते हैं नहीं भाई मैंने देख लिया, मुझे पसंद आया सब कुछ, प्रोसीड। अब आप प्रोसीड करते हैं। ई कॉमर्स वेंडर डिस्प्लेस पेमेंट ऑप्शंस, अब आपके पास डिफरेंट पेमेंट के ऑप्शंस आते हैं। कैश ऑन डिलीवरी में जाना है, नेट बैंकिंग में जाना है, पेटीएम में जाना है, मोबीक्विक में जाना है। सो दीज आर द पेमेंट ऑप्शंस। डिस्प्ले होगा। वंस द यूजर सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन ही इज डायरेक्टेड टू द पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे, जैसे मान लो आपने क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया और आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड था, तो ये एसबीआई के पेमेंट गेटवे पे आपको ट्रांसफ़र कर देगा। किसी के पास एचडीएफसी का था तो एचडीएफसी के पेमेंट गेटवे पे ट्रांसफ़र कर देगा। वेयर ही और शी एंटर्स द ओटीपी पासवर्ड, पेमेंट इज मेड वाया क्रेडिट कार्ड। वंस द पेमेंट इज मेड, कन्फर्मेशन ईमेल और एसएमएस रिसीव्ड बाय द यूजर। जैसे आपका पेमेंट हुआ, आपके पास तुरंत कन्फर्मेशन मेल आ जाता है, कन्फर्मेशन मेल आ जाते हैं। लास्ट, बेस्ड ऑन द डिलीवरी आइटम्स द प्रोडक्ट इज डिलीवरी टू द कस्टमर इन द स्पेसिफाइड टाइम। अब देखो स्पेसिफाइड टाइम, मैंने अभी अभी आपको स्पेसिफाइड टाइम के बारे में बताया, आप याद करो। मैंने कहा कस्टमर सेलेक्ट किया 7 to 9 AM। कस्टमर अगर सेलेक्ट करता है कि 7 to 9 AM के बीच में डिलीवरी होनी चाहिए तो ये स्पेसिफाइड टाइम हुआ। जो टाइम कस्टमर सेलेक्ट करता है प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए, दैट इज़ नॉन एज स्पेसिफाइड टाइम, उसको हम स्पेसिफाइड टाइम कहेंगे। क्लियर हुआ? तो ये हुआ स्पेसिफाइड टाइम, राइट। ये हो गया हमारा, दिस इज व्हाट ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो ट्रांजेक्शन्स है उस ट्रांजेक्शन्स का इलस्ट्रेशन, मतलब
आपको अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाए, डिस्क्राइब ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस को डिस्क्राइब करो, तो आप इसके लिए 8 स्टेप्स में इसको डिस्क्राइब करोगे, 8 स्टेप्स। और मुझे लगता है बहुत सिंपल है, हर कोई इसे डिस्क्राइब कर सकता है, राइट। नेक्स्ट आ जाओ। अभी अभी हमने आपको यहाँ पर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बोला था, डिसएडवांटेजेस। लेकिन अब आप देखो एक सेपरेट क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ e-commerce that business organization can derive। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या बेनिफिट डेराइव कर सकता है ई कॉमर्स से? तो ये जो बेनिफिट्स है, अब इसके आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे यहाँ पर जो बेनिफिट्स हमने बोला दोस्तों, ये बोला हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो ध्यान दो ये हमने इसके लिए बोला, इसके लिए, ये था क्वेश्चन। लेकिन अगर पूछा जाए कस्टमर्स के लिए क्या बेनिफिट्स होगा, इंडिविजुअल के लिए क्या बेनिफिट्स होगा, तो ये वाला होगा। मतलब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, यहाँ और क्वेश्चन बनेंगे। जैसे फिर क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द बेनिफिट्स यूजर customers can derive from e-commerce। अब ये कस्टमर्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, एक बिजनेस के लिए, भाई तो फिर गवर्नमेंट के लिए भी हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स of e-commerce government can derive। गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट्स ई कॉमर्स का डेराइव कर सकता है? तो गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, बिजनेस क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, सभी के लिए अलग अलग बेनिफिट्स है। आओ देखते हैं सभी का क्या बेनिफिट्स है। दोस्तों बहुत सिंपल बेनिफिट्स है। मुझे लगता है ये टॉपिक सेल्फ भी किया जा सकता है, पर मैंने एक बात आप लोगों को बोला है, वो बात आप सभी लोगों को अपने एग्ज़ाम तक, इवन सीए बनने तक, दोस्तों मैं कह रहा हूँ सीए बनने तक मत भूलना, मत भूलना। क्या? राइटिंग आपका जनरलाइज नहीं होना चाहिए, राइटिंग जनरलाइज नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आपने पढ़ा ना, मार्केटिंग तरीका ट्रेडिशनल में 1 वे था और ई कॉमर्स 1 to 1 है, तो सेम यहाँ पर है। जनरलाइज का मतलब होता है कि आपने राइटिंग को जनरल कर दिया, मतलब 10-20 स्टूडेंट का राइटिंग एक जैसा है, एक जैसा है। बट जब हम बात करते हैं राइटिंग स्पेशलाइज की, तो इसका मतलब हुआ कि आप प्रॉपर हेडिंग, जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में हेडिंग, वही हेडिंग डालेंगे। अब बच्चे इसका गलत मीनिंग मत निकालना कि सर बॉडी भी सेम होगा। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ इसको समझो आप, कन्वीनियंस ये सेम होगा, ये सेम होगा। ये जो बॉडी है ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें भी अगर आपको लगता है कोई वर्ड आईटी वाला वर्ड है, लेकिन अब जैसे यहाँ पर फिंगर टिप्स ऑन इंटरनेट, अब ये फिंगर टिप्स
तो जरूरी नहीं है कि यही वर्ड हम यूज करें, हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, है कि नहीं? जरूरी नहीं है यहाँ पर। एवरी प्रोडक्ट इज एट द टिप्स ऑफ इंडिविजुअल्स फिंगर टिप्स, है कि नहीं, ऑन द इंटरनेट। तो इसके लिए आप अपने तरीके से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, सेकेंड है टाइम सेविंग, अनडाउटेबली कस्टमर्स का टाइम बचता है। तीसरा है वेरियस ऑप्शंस, कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं ई कॉमर्स में। अगला ऑप्शन है इजी टू फाइंड रिव्यूज, कस्टमर्स प्रोडक्ट के रिव्यूज ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर आप कोई सामान दुकान से खरीदते हैं तो दुकान से जो भी सामान खरीदते हैं उसका आपको रिव्यू नहीं मिलता। रिव्यू मतलब आप अगर ये जानना चाहते हैं कि जो इसके ऑलरेडी यूजर हैं वो यूजर इस प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या फीलिंग है उनकी, क्या उनकी अच्छी फीलिंग है, बुरी फीलिंग है। लेकिन जब आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो कस्टमर्स के रिव्यूज होते हैं। इसके बाद है दोस्तों कूपन्स एंड डील्स। अब ये कूपन्स एंड डील्स क्या है? जब आप किसी दुकान से सामान खरीदते हैं तो आपको वहाँ पर लॉयल्टी बोनस नहीं मिलता। वैसे अब ये भी कहना गलत है, अब तो दुकान वाले भी एक कार्ड बना के देने लगे हैं और उस कार्ड पे लॉयल्टी बोनस मिलने लगा है, कूपन एंड डील्स मिलने लगा है कि इतने का खरीदारी कर लोगे तो 200 रुपये का चॉकलेट फ्री। इसके बाद है एनी टाइम एक्सेस, ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, एनी टाइम एक्सेस। आप रात के 12 बजे, सुबह, दिन, जब मर्जी आप चाहो इसको एक्सेस कर सकते हो। इसकी अवेलेबिलिटी जो होगी आपके टाइम के सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली होगी। अब आइए बेनिफिट्स टू सेलर्स, ये बिजनेस के लिए हुआ दोस्तों। सेलर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स है? जैसे हम बात कर रहे हैं अमेज़ॉन के लिए क्या क्या बेनिफिट है, हम बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट के लिए क्या क्या बेनिफिट है। तो ये हो गया बेनिफिट्स टू सेलर। अब जैसे पहला, कस्टमर बेस आपका बढ़ जाएगा। आपने याद करो ऑलरेडी ऊपर पढ़ा हुआ था कि जो रीच होता है वो ग्लोबल बेसिस पे हो जाता है, वहाँ तो लिमिटेड होगा। सेकंड नंबर पे है दोस्तों रेकरिंग पेमेंट मेड इजी। देखो कितना अच्छा बोला दोस्तों, रेकरिंग पेमेंट्स मेड इजी। अब इसका क्या मतलब हुआ? रेकरिंग का मतलब होता है जो काम बार बार होता हो। अब दोस्तों जो काम बार बार होता हो, जब मैनुअल प्रोसेस होता है तो उसमें भी आपको समय लग जाते हैं, लेकिन जो ई कॉमर्स होता है उसमें यहाँ समय नहीं लगता, तो रेकरिंग पेमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। देखो लिखता है ईच बिजनेस हैज अ नंबर ऑफ ऑपरेशन बीइंग होमोजीनियस, जो एक जैसा ऑपरेशन होता है तो एक जैसा ऑपरेशन को बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती। मैनुअल में आपको एक जैसा ऑपरेशन है तो बार बार करना पड़ेगा, हर दिन करना पड़ेगा, हर समय करना पड़ेगा। जितनी बार ऑपरेशन होगा उतनी बार आपको करना पड़ेगा। पर ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में आप जानते हो ऑटोमेशन के द्वारा ये काम होता है। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन्स, दोस्तों ट्रांजेक्शन इंस्टेंट होता है। जैसे लिखा हुआ है the transaction of e-commerce based on real-time process, this has made possible to crack number of deals। अब नंबर ऑफ डील्स को आप समझो इंस्टेंट ट्रांजेक्शन में। अगर आप एक दुकान चलाते हो तो एक समय में आप एक ही कस्टमर को डील कर सकते हो, यहाँ पर एक समय में लाखों करोड़ों कस्टमर डील होता है। यही हुआ इंस्टेंट ट्रांजेक्शन। देखो क्रैक नंबर ऑफ डील्स को यहाँ पर कह सकते हो मैनी deals at the same time, provide a dynamic market। डायनामिक मार्केट का मतलब क्या हुआ दोस्तों? आपके लिए हमेशा नए नए मार्केट ओपन होता है, आपके लिए कोई भी मार्केट क्लोज नहीं है। आप अपनी प्रोडक्ट को कभी भी चेंज कर सकते हो, आप अपनी स्टाइल को कभी भी बदल सकते हो। मतलब मार्केट ओपन है, मार्केट क्लोज नहीं है। आप हर किसी से लर्न कर सकते हैं, हर किसी से सीख सकते हैं और अपने आप में चेंज कर सकते हैं। मार्केट यहाँ स्टैटिक नहीं होता। अब आइए रिडक्शन इन कॉस्ट। दोस्तों याद करो प्रॉफिट मार्जिन आपने ऊपर पढ़ा था, जिसमें था ट्रेडिशनल में प्रॉफिट कम होता है क्योंकि मिडिल मैन ज़्यादा होता है
जो कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। यहाँ पर कहते हैं मिडिल मैन कम होता है, इसलिए कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। अब देखो कैसे कैसे कॉस्ट रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर पहला, टू बायर्स from increased competition in procurement as more suppliers are able to compete in electronically open marketplace। अब जैसे जैसे कुछ लोग देता है टू बायर्स, ध्यान रखना यहाँ बायर्स में भी अमेजॉन ही है, बायर्स भी अमेजॉन ही है। बायर्स कहीं से सामान खरीद के फिर आपको दे देता है, तो बायर्स मतलब अमेजॉन जब सामान खरीदने जाता है, जैसे मान लो अमेजॉन कंप्यूटर खरीदने जाएगा, मोबाइल खरीदने जाएगा, तो अमेजॉन के पास सोनी भी आ जाता है, सैमसंग भी आ जाता है, ओप्पो भी आ जाता है, वीवो भी आ जाता है, सब आ जाता है। कहता है बताओ हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। तो कितने सेलर आ गए। अब इस सेलर के आने से अमेजॉन का जो प्राइस होता है वो कम, क्योंकि बार्गेनिंग पावर अमेजॉन की बढ़ गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलर आ गए अमेजॉन के लिए। तो ये हुआ। अब आ जाओ सेकेंड, टू सप्लायर्स। अब अमेजॉन सप्लायर्स है, अमेजॉन अब सप्लायर्स बन गया, मतलब सप्लायर्स में भी अमेजॉन ही है। तो अमेजॉन बायर भी है, अमेजॉन सप्लायर भी है। बाय इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसिंग ऑनलाइन डेटाबेस ऑफ बिड अपॉर्चुनिटी, ऑनलाइन एबिलिटी टू सबमिट बिड एंड ऑनलाइन रिव्यू ऑफ व्हाट रिवार्ड्स। अब मान लो गवर्नमेंट का कोई टेंडर अमेजॉन को फिल करना है, ऑनलाइन फिल करना है। पहले क्या होता था, ऑफलाइन पेपर मोड में, तो कॉस्ट बढ़ जाते थे, पोस्टेज चार्ज लग जाते थे, उस पेपर को तैयार कराने के कॉस्ट लग जाते थे। आजकल तो क्या है, बना बनाया पेपर है, बस उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, एड्रेस चेंज कर देते हैं, मर्ज करके भेज देते हैं। तो इससे हमारा कॉस्ट कम हो जाता है, ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस करने का कॉस्ट कम होता है। इन ओवरहेड कॉस्ट थ्रू यूनिफॉर्मिटी, ऑटोमेशन एंड लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। लीजिए, आपने ऑटोमेट कर दिया, कई सारे जगह से इंसान को आपने हटा दिया, छटनी कर दिया, यूनिफॉर्मिटी हो गया। यूनिफॉर्मिटी का फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद है लार्ज स्केल का इंटीग्रेशन, आपने एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से जोड़ दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इसका फ़ायदा आपको ओवरहेड कॉस्ट कम कर दिया, इसने ओवरहेड कॉस्ट कम कर दिया। ध्यान देना, अगर किसी चीज़ में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है तो ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा होती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल समझो बच्चे, अगर आपको मैं अकाउंटिंग का काम पिछले 10 साल से आपसे करवा रहा हूँ, तो आप अकाउंटिंग का काम फास्ट करोगे, ओवरहेड कॉस्ट कम हुआ। अगर हम आपसे कभी अकाउंटिंग करा ले, कभी टैक्सेशन करा ले, कभी एचआर का काम करा ले, कभी सेल्स का काम करा ले, कभी परचेज का काम करा ले, तो आपके द्वारा जो काम होगा उसमें ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा होगा। क्यों? हर काम को करने में आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप अपना एक्सपीरियंस तो यूज कर नहीं पा रहे हो। जब आप किसी काम को बार बार करते हो और काम एक जैसा करते हो, एक जैसा यूनिफॉर्म काम करते हो, तो उसमें कॉस्ट क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। प्रोडक्टिविटी उस काम में ज़्यादा होती है जो काम हम बार बार करते हैं, जो काम हम बार बार करते हैं उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब आइए, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट तो दोस्तों ज़्यादा होगा ही होगा। आप उठते हैं एक बार में लाखों करोड़ों कस्टमर्स को मेल कर देते हैं, सोचो कितना कॉस्ट कम हो गया। जरा आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करो कि पैम्पलेट छपवाओ, पैम्पलेट प्रिंट करो, और पैम्पलेट प्रिंट करके बंटवाओ आप लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को, कितना कॉस्ट होगा। बुकलेट बांटो, कितना कॉस्ट होगा। आप इमेजिन करो, जब आप किसी दुकान पे जाते हो तो वहाँ पर बुकलेट होता है, ब्रोशर होता है, जिसमें प्रोडक्ट की डिटेल होती है। ऑनलाइन में कोई ब्रोशर नहीं होता, कोई ब्रोशर नहीं होता, कोई लीफलेट नहीं होता। मतलब ट्रेडिशनल में लीफलेट यूज होता है जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ चूँकि लीफलेट होता ही नहीं है, इसलिए कॉस्ट कम हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट हमारा रिड्यूस हो गया, मतलब ये जो कॉस्ट रिड्यूस हुआ ना, ये हमारा पॉइंट बना किसके लिए, बिजनेस के लिए, बेनिफिट्स टू बिजनेस, बिजनेस में सेलर्स के लिए। तो सेलर्स का हमारा ये पॉइंट्स हो गया कॉस्ट का रिडक्शन। अब आइए, एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट बिजनेस के लिए,
अब एफिशिएंसी आप सभी को पता होगा, हमने एफिशिएंसी में बोल रखा है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम रिसोर्स को जितना ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे एफिशिएंसी उतना ज़्यादा होगी, राइट। देखो क्या कहता है, रिडक्शन इन टाइम टू कंप्लीट बिजनेस ट्रांजेक्शन पार्टिकुलरली फ्रॉम डिलीवरी टू पेमेंट। टाइम घट जाता है, किसी काम को करने में टाइम घट गया, इसका मतलब एफिशिएंसी बढ़ गया, एफिशिएंसी बढ़ गया। आपने किसी काम को 4 घंटे में किया और सेम काम को किसी ने 1 घंटे में किया, तो एफिशिएंट वो कहा जाएगा जो 1 घंटे में किया हो। एफिशिएंट वो कहा जाएगा जो काम को 1 घंटे में किया हो। अगला होता है दोस्तों रिडक्शन इन एरर। एक बात ध्यान रखना, अगर किसी काम में आपसे गलतियां हो जाए तो गलती होने पे एफिशिएंसी हेविली डाउन होता है। क्यों डाउन होता है एफिशिएंसी? एक तो आपने काम किया, उसमें रिसोर्स कंज्यूम किया, गलती हो गई, तो दोबारा से वो काम को करोगे, फिर से रिसोर्स लगेगा, टाइम कितना ज़्यादा लगेगा। तो देखो एफिशिएंसी एरर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा एरर होगा एफिशिएंसी उतना कम होगा, एरर जितना कम होगा एफिशिएंसी उतना ज़्यादा होगा। और आप ऑलरेडी पढ़े हो कि जब हम ऑटोमेट कर देते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो एरर कम हो जाता है, एरर एलिमिनेट भी हो सकता है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन इन्वेंट्रीज एंड रिडक्शन ऑफ रिस्क ऑफ ऑब्सोलीट इन्वेंट्रीज एज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इलेक्ट्रॉनिकली लिंक थ्रू जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। अब इसका मतलब आप जानते हैं क्या लिख रहा है ये दोस्तों? आपको जान के हैरानी होगा, फ्लिपकार्ट के पास अपना कोई इन्वेंट्री नहीं है, स्नैपडील के पास अपना कोई इन्वेंट्री नहीं है, जोमेटो के पास अपना कोई इन्वेंट्री नहीं है। अब देखो आप हैरान हो गए, जोमेटो क्या करता है आप जानते हैं? आपके एरिया के रेस्टोरेंट के साथ, होटल्स के साथ टाई अप किया हुआ है। जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे जोमेटो पे, जोमेटो आपके एरिया में जो रेस्टोरेंट होगा उसको आपका ऑर्डर उसको पास कर देगा और वहाँ से आपको भोजन की डिलीवरी हो जाएगी, फूड की डिलीवरी हो जाएगी, मील की डिलीवरी हो जाएगी। तब आप देखो क्या जोमेटो ने अपना इन्वेंट्री रखा? नहीं। अब आप सब जानते हैं इन्वेंट्री रखने का कॉस्ट होता है, जितना ज़्यादा इन्वेंट्री रखोगे कॉस्ट उतना ज़्यादा होगा, उतना आप इनएफिशिएंट का हो जाओगे, क्योंकि इन्वेंट्री रखना बहुत खतरनाक है दोस्तों। कैसे खतरनाक है सुनो, कभी ज़्यादा इन्वेंट्री में सामान होगा, डिमांड नहीं होगा, कभी डिमांड होगा तो इन्वेंट्री कम पड़ जाएंगे, गुड्स ही नहीं होगा इन्वेंट्री में। तो बेटर है कि अपने पास इन्वेंट्री बनाने की बजाय हम हर एरिया में लोकल बेसिस पे हम बिजनेसमैन को ढूंढ लें और हम उसके इन्वेंट्री को यूज करें और जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री में हम प्रोडक्ट को अवेलेबल करा दें। न्यू मार्केट क्रिएट करना बिजनेसमैन के लिए आसान हो गया। अगर हमें वेबसाइट के थ्रू जाना है दोस्तों तो नया मार्केट बनाना आसान, बहुत आसान होता है, मुश्किल नहीं है। लेकिन जब कहीं दुकान खोलना होता है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होते हैं। जगह ढूंढो, है कि नहीं, वास्तु शास्त्र वाले को दिखाओ उत्तर की दिशा में है या नहीं है, दक्षिण की दिशा में है तो मत लो। देखो कितनी सारी बात आती है। अमेजोन के लिए कौन सा उत्तर दक्षिण होगा बताइए? लेकिन दुकान में तो तरह तरह की बात होंगे। आपने अगर दक्षिण की दिशा वाला दुकान ले लिया और कहीं कोई पंडित जी आ गए, पंडित जी बोले अरे अरे ये क्या किया आपने, दक्षिण की दिशा वाला दुकान आपने ले लिया, अब आप उस पर ऑलरेडी खर्चा कर चुके हो। तो देखो ये है क्रिएशन। नए मार्केट क्रिएट करना फिजिकल मोड में बहुत टफ है, यहाँ पर आसान है। ईजियर एंट्री इनटू न्यू मार्केट, नया मार्केट में एंट्री आसान है दोस्तों। देखो लिखा हुआ है ज्योग्राफिकली रिमोट मार्केट फॉर इंटरप्राइज रिगार्डलेस ऑफ साइज एंड लोकेशन।
चाहे आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप किसी भी एरिया में एंट्री कर सकते हैं। बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स, गुड्स की क्वालिटी आपकी बेटर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि ध्यान देना, अगर आपकी गुड्स की क्वालिटी बेटर नहीं होगा तो आपके प्रोडक्ट का डिमांड नहीं होगा। क्योंकि जब आप ऑनलाइन मार्केट में आते हो तो ऑनलाइन मार्केट में आपका एक स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, बगैर उस स्टैंडर्ड्स के आप अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। लास्ट है दोस्तों, एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिलेज। टाइम डिलेज देखो, मैनुअल इंसान के द्वारा जो जो टाइम डिले हो सकता था, आपने ऑटोमेट करके सारे टाइम डिले को ख़त्म कर दिया। आपने लिंक करके सारा टाइम डिले को ख़त्म कर दिया। देखो लिखा हुआ है, फास्टर टाइम बिजनेस प्रोसेस आर लिंक्ड इनेबलिंग सीमलेस प्रोसेसिंग एंड एलिमिनेटिंग टाइम डिलेज। ये जो आप देख रहे हो सीमलेस का मतलब होता है जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, बाउंड्री लेस। देखो सीमलेस का मतलब होता है बाउंड्री लेस, बगैर बाउंड्री का, कोई बाउंड्री ना हो। सो इससे टाइम डिलेज आपका। इसके बाद है गवर्नमेंट के लिए अगर देखा जाए बेनिफिट्स, अगर कोई आपसे पूछे गवर्नमेंट के लिए क्या बेनिफिट्स है ई कॉमर्स का, दोस्तों गवर्नमेंट को करप्शन से फाइट करने का एकमात्र रास्ता है ई कॉमर्स। हमारे मोदी जी भी कहते हैं ई कॉमर्स में जाओ, डिजिटल में जाओ, क्योंकि ब्लैक मनी जो है, जो कैश का लेन देन है, वो अगर कम हो जाए तो करप्शन से, क्योंकि करप्शन में हमेशा जो लेन देन होता है वो कैश का होता है। कभी भी अगर किसी आदमी को घूस देना हो तो कभी नहीं कहता है कि हमें आप डिजिटल पेमेंट कर दो। डिजिटल पेमेंट में घूस नहीं होता, वो आप कैश में करते हैं, कैश में लेन देन करते हैं। तो कैश का ट्रांजैक्शन जब ख़त्म होगा, जब आपका ई कॉमर्स मोड होगा, तो देखो यहाँ पर पहला पॉइंट आया, इंस्ट्रूमेंट टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। करप्शन से लड़ने में गवर्नमेंट को मदद मिलता है, पहला मदद। और दूसरा है यहाँ पर रिडक्शन इन यूज ऑफ इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटेरियल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन रादर देन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, अब देखो क्या होता है यहाँ पर। कई बार आप देखते होंगे, अगर आप बिजनेस में होंगे तब आपको ये चीज़ होगा, गुड्स को एक जगह से दूसरा जगह मूव करा दिया जाता है और बाद में उस गुड्स को वापस किया जाता है कि ये गुड्स का डिमांड यहाँ नहीं है। तो देखो, गुड्स तो पहले मैन्युफैक्चरिंग हाउस से रिटेलर तक आ गया, फिर आपने गुड्स को मूव किया, उतना ही नहीं, अभी अभी आपने पढ़ा था कॉस्ट रिडक्शन के अंदर कि ऑनलाइन एक्सेस ऑफ डेटाबेस, बिड अपॉर्चुनिटी, उसका ऑनलाइन एक्सेस होता है। तो पेपर कहाँ मूव किया? अब पेपर मूव नहीं किया तो पेपर का यूज कम से कम हुआ। तो जो हमारे इकोलॉजी सिस्टम को डैमेज करता, जो इकोलॉजी सिस्टम को डैमेज करता, वो डैमेजिंग मटेरियल का हम कम से कम यूज किए ऑनलाइन में। ऑनलाइन में उस मटेरियल को हम कम से कम इस्तेमाल किए, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर ई कॉमर्स में अगर मैनुअल होगा तो वहाँ पर फिजिकली हम गुड्स को मूव कराते हैं, फिजिकली इंफॉर्मेशन को मूव कराते हैं, तो हम कहीं ना कहीं मटेरियल इकोलॉजी को डैमेज करते हैं। उतना ही नहीं, आप एक बात और समझिए, सामान खरीदने के लिए आप दुकान जाएंगे, बाइक से जाएंगे, कार से जाएंगे, तो देखो यहाँ पर फ्यूल का कंजप्शन आप ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब हर जगह आप इकोलॉजी को डैमेज कर रहे हैं। लेकिन जब ई कॉमर्स में होगा, अब बहुत सारे लोग होंगे वो कहेंगे जी डिलीवरी बॉय नहीं आता हमारे घर देने के लिए। आता है डिलीवरी बॉय आपके घर देने के लिए, लेकिन वो चैनलाइज करके आता है, चैनलाइज करके आता है कि आपके एरिया में अगर 10 आदमी को सामान देना है तो 10 का सामान, लेकिन यहाँ क्या होगा, 10 आदमी आपके एरिया से उस दुकान जा रहा है सामान खरीदने के लिए, 10 कार से जा रहा है, और वो तो एक कार पे आएगा, 10 को डिलीवरी देके चला जाएगा। तो जहाँ 10 कार यूज हो रहे तो वहाँ एक कार यूज होगा। तो गवर्नमेंट को अगर इकोलॉजी को बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग को बचाना है, तो एकमात्र उपाय है कि ई कॉमर्स को प्रमोट किया जाए, और गवर्नमेंट इसलिए ई कॉमर्स को प्रमोट करते हैं। ठीक है,
आज की क्लास दोस्तों हम यहीं तक रखेंगे। जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम बिजनेस मॉडल का क्लास लेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। तो अगली क्लास में हमारा ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल का होगा कि किस तरीके से ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल होता है, राइट। ये हम अगली क्लास में करेंगे। और अगली क्लास में आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट अगर ई कॉमर्स में बिजनेस करना चाहते हो तो उनके लिए अगली क्लास बहुत ही क्रूशियल क्लास होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव क्लास होगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपनी ख्याल रखिएगा, राइट। और इस कंटेंट को जो आज आपको मैंने पढ़ाया है उसको अगली क्लास में आने से पहले एक बार पढ़ के आइएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।